सभी को जय हिंद, भारत माता की जय। कैसे हैं सारे लोग? आई होप सारे लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आप लोग का स्वागत है बहुत बहुत मेरे यूट्यूब चैनल युवान एडुसर्व पर। और यहाँ पर आप लोग पाएंगे दुनिया भर के क्विज़ेस, आपको एनसीईआरटी से रिलेटेड बहुत सारे आपको टॉपिक को एक्सप्लेन किया गया है ना। टॉपिक ओरिएंटेड बहुत सारे आपको लेक्चर्स मिलेंगे। फिर आपको जनरल नॉलेज के बहुत सारे आपको वीडियोस यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आईसीएसई बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई हो, चाहे स्टेट बोर्ड हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, आपके लिए भरपूर पैकेज आपको हमारे चैनल पर आपको मिलेगा। तो आप मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। इतना सा सपोर्ट के लिए आपसे गुजारिश है। बाकी मेरे सारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए ये मैं चैप्टर आज इसका वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो आप हमारे चैनल को भी विज़िट करें। देखिए ये हमारा चैनल है युवान एडुसर्व के नाम से। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एनसीईआरटी के ये सारे चैप्टर्स आपके लिए पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन करके मैंने रखा हुआ है। फिर टॉपिक ओरिएंटेड आपको कई लेक्चर वीडियो आपको मिल जाएंगे। फिर आपको कई क्विज़ेज़ हैं जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो ये सब आपके लिए है, आपके क्विजिंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए, आपके ब्रेन को और शार्पन करने के लिए ये सारे आपको दिया हुआ है। तो इसका भी आप लुत्फ़ उठा सकते हैं, मज़ा उठा सकते हैं, है ना। चलिए आते हैं फिर अपने जिस चीज़ के लिए हम लोग अभी ऑनलाइन आए हैं वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। तो आज हम लोग ज्योग्राफी का एनसीईआरटी क्लास 10 का चैप्टर देखेंगे, वाटर रिसोर्स को हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया हुआ है कि भाई कभी भी जब आप अगर सीबीएसई के स्टूडेंट हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है, ये याद रखिएगा। क्योंकि मैं एग्जामिनर रहा हूँ सीबीएसई का, मैं जानता हूँ कि आपके क्लेम्स को एक्सेप्ट किया जाएगा सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के आधार पर। कोई भी हेल्प बुक सिर्फ समझने के लिए किया जाएगा, लिया जा सकता है, लेकिन क्लेम जो है सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के आधार पर। आप 11 के हैं, 12 के हैं, 8 के, 7 के, 10 के, 9 के, कोई आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है। अगर क्वेश्चन आंसर लगाना है तो आप भरपूर लगाएं, लेकिन वो अन्य किताबों से लगा सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना है। आप स्कूल जाते हो तो टीचर वहाँ आपको पढ़ाता है, वो बोलता है, एक्सप्लेन करता है और आपको समझाता है, ठीक है ना। कि मतलब देखो इस तरह से बेटा ये पूरे लाइन पूरे कॉन्सेप्ट्स को समझने का। तो इसीलिए आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है। और साथ में आपको, अगर आपने ये मेरा पूरा वीडियो देख लिया है तो समझ लीजिए कि बहुत है, एनफ है। आप हॉट्स एंड लॉट्स क्वेश्चन, हाई ऑर्डर थिंकिंग वाले क्वेश्चंस को इजीली लगा सकते हो, केस बेस्ड क्वेश्चन लगा सकते हो। इंपॉर्टेंट क्या है, लाइन बाय लाइन समझें। बहुत गाना, सीजीआई, वीएफएक्स, ग्रीन पर्दे लगा करके बहुत ज़रूरी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको लाइन बाय लाइन समझना है। आप बैठे, हम बैठे, हो जाएगा। और जो भी आपके भाई बंधु हैं उनको हमारा वीडियो शेयर करिए, आपसे रिक्वेस्ट है। सारी चीज़ समाज सेवा के लिए है। और 1 to 1 सीधा बात है कि अगर कोई क्वेश्चन होगा तो लास्ट में आप मुझे कमेंट करिए, मैसेज करिए, मैं आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब दूंगा, ठीक है। तो प्लीज़ बच्चा पार्टी आपको ले लेना है। आप एनसीईआरटी लीजिए, सामने रखिए और एक पेन पेंसिल रखिए, और हम लोग शुरू करेंगे पहला पैरा से। वाटर रिसोर्सेज से शुरू करेंगे। रिसोर्सेज आप जानते ही हैं, पहला चैप्टर आप लोग पढ़ चुके हैं एनसीईआरटी का। तो सबसे पहले देखते हैं, you already know that 3/4 of the Earth's surface is covered with water, but only a small proportion of its accounts for fresh water they can be put to use। देखो 3/4 आपका 3/4 अर्थ जो है वो आपको पूरा पानी से घिरा हुआ है ना। ज़बरदस्त पानी से घिरा हुआ है पूरा अर्थ, लेकिन उसका बहुत स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ जो वाटर है आपके इस्तेमाल का है। दिस फ्रेश वाटर इज मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम सरफेस रन ऑफ and groundwater that is continually being renewed and recharged through the hydrological cycle। अगर आप देखें तो जो आपके इस्तेमाल योग्य जो पानी है वो कहाँ से मिलता है? सरफेस रन ऑफ, जो रिवर्स है, लेक है, पॉन्ड है, उस रूप में जो आपको मौजूद है वाटर, उसका इस्तेमाल करते हो, या ग्राउंड वाटर जो अंडरग्राउंड आपको जो वाटर अवेलेबल होता है उसका इस्तेमाल करते हो, है ना। बहुत कम ही है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है आपको हम इमेज दिखा देते हैं, इसको देखो। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल ये देखो,
तो यहाँ पे देखो आप हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का इमेज आपके सामने खुल गया है। यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा बीच में करना होगा क्योंकि एक साइड पे मेरा कैमरा है। तो आप ये इमेज को ध्यान से देखो, है ना, यहाँ पे इवापोरेशन हो रहा है, फिर ऊपर जाएगा, ठंडा होगा, कंडेंसेशन होगा, फिर रेन होगा, रेन से वाटर फिर आपको आया, फिर ट्रांसपिरेशन भी अलग से हो रहा है, फिर वाटर गया आपको ओशियन में या जो भी रिवर बॉडी है ना, कुछ ग्राउंड वाटर टेबल रिचार्ज हो रहा है, नीचे देखिएगा, फिर से इवापोरेशन हुआ करते। तो ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, ये आपको कंटिन्यूअसली लगातार आपको चलता रहेगा। ठीक है, समझने में आसानी होता है। अच्छा, फिर आइए, तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ऑल वाटर मूव्स विद इन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इंश्योरिंग दैट वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स। यानी ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में जो ये चलते रहता है ना, ये आपको बताता है कि ये एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, यानी ये पुनः आप इस्तेमाल करो, फिर पुनः ये आपको आता रहेगा। लेकिन याद रखिएगा, ये रिन्यूएबल रिसोर्स भले लेकिन लिमिटेड है। यू माइट वंडर दैट इफ 3/4 ऑफ द वर्ल्ड इज कवर्ड विथ वाटर and water is a renewable resource, then how is it that countries and region around the globe suffer from water scarcity? यानी अगर आपका 3/4 यानी अर्थ का मैक्सिमम हिस्सा अगर पानी से घिरा हुआ है ना, तो फिर हम ऐसा क्यों सुनने में आता है कि कोई रीजन है या कोई कंट्री है वहाँ पे वाटर स्कार्सिटी यानी पानी की कमी है, और ऐसा क्यों प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि 2025 तक 2 बिलियन पीपल आपको एब्सोल्यूट वाटर स्कार्सिटी, ज़बरदस्त पानी की कमी से गुजरेंगे। चलिए जानते हैं आगे। तो वाटर स्कार्सिटी एंड द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। देखो पानी की कमी है लेकिन उसको हम लोग को मैनेजमेंट उसको सही से करना होगा, कंजर्व यानी बचाना होगा उसको। चलो, गिव द एबंडेंस एंड रिन्यूएबिलिटी ऑफ वाटर, गिवन द एबंडेंस एंड रिन्यूएबिलिटी ऑफ वाटर, इट इज़ डिफिकल्ट टू इमेजिन दैट वी मे सफ़र फ्रॉम वाटर स्कैरसिटी। देखो जितना मात्रा बताया गया हो, जिस रफ्तार से ये रिन्यूएबल होता है, ये हो सकता है कि हमें कल्पना करना पड़ जाए कि हम एक दिन पानी की कमी से ज़रूर गुजरेंगे। पानी की कमी से, द मोमेंट वी स्पीक ऑफ वाटर शॉर्टेजेस वी इमीडिएटली एसोसिएट इट विथ द रीजन्स हैविंग लो रेनफॉल और दोज दैट आर ड्रॉट प्रोन। जैसे ही हम लोग समझते हैं कि अपने दिमाग में सोचते हैं कि पानी की कमी है, वाटर शॉर्टेज है, तो हम लोग किस जगह की कल्पना करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पे लो रेनफॉल होगा, कम पानी बारिश होता होगा, या ड्रॉट प्रोन यानी सूखाग्रस्त इलाके होंगे। इफ वी instantaneously visualize the deserts of Rajasthan and women balancing matkas used for collecting and storing water and traveling long distance to get water। आप जैसे ही ये विजुलाइज करना शुरू कर देते हो कि पानी की कमी होगी, तो आप राजस्थान के मरुस्थल वाले क्षेत्र के बारे में सोचना शुरू कर देते हो। फिर वहाँ पे ये सोचते हो कि वहाँ पे की महिलाएं जो हैं सर पे मटका लेकर के किलोमीटर किलोमीटर आपको यात्रा कर रही हैं पानी की खोज में, है ना। True, the availability of water resource varies over space and time, mainly due to the variations in seasonal and annual precipitation। देखो जो पानी की उपलब्धता होती है ना, वो जगह और समय के अनुसार अलग अलग होता है ना। जगह कहाँ है, रेगिस्तान में है कि पहाड़ पर है कि मैदानी भाग में है, समय क्या है, मतलब समय ये है कि अभी बारिश का मौसम है या अभी गर्मी चल रहा है, तो इस पर भी ये निर्भर करता है। एनुअल प्रेसिपिटेशन, देखो मेनली ड्यू टू द वेरिएशन इज सीजनल एंड एनुअल प्रेसिपिटेशन, यानी सीजनल यानी सीजन कौन सा है, मौसम क्या है, गर्मी का समय चल रहा है, जाड़ा का समय चल रहा है, बसंत चल रहा है, या वार्षिक जो वर्षा होती है उस पर भी निर्भर करता है। क्योंकि लद्दाख और जैसलमेर वाले रीजन में चल जाएगी तो इतना ज़बरदस्त वाटर स्कार्सिटी है, लो रेनफॉल होता है वहाँ पर। लेकिन उसके उलट आप चल जाइए मासिनराम चेरापूंजी चल जाइए, है ना, या कुछ ऐसे रीजन जहाँ पर आपको बारिश अच्छा खासा होता है, तो वहाँ का आपको वाटर का वैसा स्कार्सिटी आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलो, वाटर स्कार्सिटी इन, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। वाटर स्कार्सिटी इन, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये गया नेक्स्ट पेज, हाँ थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोगों को दिखे। मोस्ट केसेस इज कॉज्ड बाय ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एक्सेसिव यूज एंड अनइक्वल एक्सेस टू वाटर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। देखो इसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन यानी ज़बरदस्त तौर पर आप पानी का बेजा इस्तेमाल करते हो, और यहाँ तक कि उसके इस्तेमाल और अनइक्वल एक्सेस है,
डिफरेंट सोशल ग्रुप पर, यानी बड़े लैंड ओनर हैं तो वो अपना समरसिबल वेल कर रखे हैं, वेल बना रखे हैं, तो वो ज़बरदस्त पानी निकालते हैं। जो गरीब है बेचारा, वो जब कुएं से पानी निकालना जाता है तो पता चलता है कुआं सूख गया है, तो वो उतना पानी का इस्तेमाल भी नहीं कर पाता, ना खेती में कर पाता अपना, तो वो गरीब का गरीब, यानी अनइक्वल एक्सेस भी है ना, किसी को बहुत है, किसी को कुछ नहीं है। Where is then water scarcity likely to occur? As you have read in the hydrological cycle, fresh water can be obtained directly from precipitation, surface runoff and groundwater. देखो, जो आपका जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की वजह से आपको फ्रेश वाटर आपको डायरेक्टली मिलता है प्रेसिपिटेशन से, बारिश वगैरह से भी, सरफेस रन ऑफ यानी सरफेस पे जो नदियाँ बह रही हैं उससे, या अंडरग्राउंड जो वाटर है उससे आपको प्राप्त होती हैं, है ना, हाइड्रोलॉजिकल सरफेस से, क्योंकि रिचार्ज होते रहता है अंडरग्राउंड ग्राउंड वाटर टेबल। इज इट पॉसिबल दैट एनी एरिया और रीजन मे हैव एम्पल वाटर रिसोर्सेज बट इज स्टिल फेसिंग वाटर स्कार्सिटी? मेनी ऑफ आवर सिटीज आर सच एग्जाम्पल। ऐसा भी बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे पानी ही पानी मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पर पानी की किल्लत यानी कमी बहुत ज़बरदस्त है। ऐसा शहरों में देखा गया है कि वाटर स्कार्सिटी मे बी एन आउटकम ऑफ लार्ज and growing population and consequent greater demand for water and unequal access to it। तो वाटर स्कार्सिटी शहरों में ज़बरदस्त तौर पे हम लोग देखते हैं, क्यों? क्योंकि लार्ज और ग्रोइंग पॉपुलेशन जो है, इंडिया तो वैसे ही बहुत मेहनती है, एक ऑस्ट्रेलिया तो साल भर में पैदा करते हैं, तो ज़बरदस्त, तो ग्रोइंग पॉपुलेशन है, और उसको फीड करने के लिए इतनी ग्रोइंग पॉपुलेशन प्लस उनका जो डिमांड बढ़ते जा रहा है पानी का, और उसका इस्तेमाल में भी जो अनइक्वल एक्सेस है शहरों में भी, वो ओवर एक्सप्लॉयटेशन करता है वाटर रिसोर्स को। ए लार्ज पॉपुलेशन रिक्वायर्स मोर वाटर, ऑब्वियस है, नॉट ओनली फॉर डोमेस्टिक यूज़, सिर्फ घरेलू इस्तेमाल के लिए नहीं, बल्कि फूड ग्रेन को भी इस्तेमाल करने के लिए आपको उसको इरिगेशन के लिए आवश्यकता होती है। Hence, to facilitate higher food grain production, water resources are being overexploited to expand irrigated area for dry season agriculture, है ना। तो ज़बरदस्त फूड ग्रेन, अब भाई उतना पॉपुलेशन है तो जाहिर से उसका पेट भरेंगे। आप जब फूड ग्रेन को प्रोडक्शन के लिए आप इरिगेशन का इस्तेमाल करोगे, तो जब ओवर इरिगेशन या ज़बरदस्त इरिगेशन में वाटर जाता है ड्राई सीजन में, तो आप समझ लीजिए कि पानी और दुगना लगता है खेतों में, तो वो भी वाटर रिसोर्स को कम करने के लिए बहुत बड़ा जिम्मेदार है। अब क्या करें, पॉपुलेशन है तो उसको खिलाना ही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। नाउ इट इज़ नीडेड टू रिवोल्यूशनाइज द एग्रीकल्चर थ्रू डेवलपिंग ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स, यानी अब हम लोग को चाहिए कि एग्रीकल्चर के फील्ड में हमें क्रांति लाना है और कोशिश करना है कि ऐसे फसलों को लगाया जाए जो कि सूखा को कम से कम, ये सूखाग्रस्त को कम कर सके, यानी ऐसे पेड़ जो आपको पकड़े मिट्टी और उसमें मॉइस्चर होल्ड करे, या आपको नहरों के दोनों तरफ इस तरह से पेड़ लगाया जाए कि वाटर का इवापोरेशन उस स्पीड से ना हो, छांव बनी रहे, है ना। तो कहीं ना कहीं ड्रॉट यानी सूखा के विरुद्ध में ऐसे क्रॉप्स लगाए जाने चाहिए, या ड्राई फार्मिंग टेक्निक जिसमें पानी का कम से कम उपयोग हो, खाद है, मैन्योर है, उनका इस्तेमाल करते हुए। अच्छा देखो, यू मे हैव सीन इन मेनी टेलीविजन एडवर्टीजमेंट दैट मोस्ट फार्मर हैव देयर, चलिए आगे अगले पेज में देख लेते हैं। देखो, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट ए ड्रिंक ड्रॉप टू ड्रिंक, देख रहे हैं बाढ़ में घुसे हुए हैं, बच्चा पानी बताइए एक नल से निकाल रहा है कोलकाता में, यानी ऐसा नहीं है कि पानी हर जगह है तो हमारा ज़रूरत पूरा हो जा रहा है। कश्मीर का अर्थ को एक सर्वाइवर है, लाइन लंबी लंबी दूरी जा रहे हैं पानी का इकट्ठा करने के लिए। जैसे इजराइल जैसे देश है जहाँ 25 सेंटीमीटर के ही एवरेज प्रेसिपिटेशन होता है उस कंट्री में, लेकिन तो भी वहाँ पर पानी का किल्लत नहीं है, स्कार्सिटी। लेकिन भारत में देखिए अब ऐसे दृश्य आपको बढ़ते जा रहे हैं जहाँ पर पानी के लिए लोग लाइन में लगते हैं बेचारे, है ना। चलो, तो मोस्ट फार्मर्स हैव देयर, अब अगले पेज पे चलते हैं। ओन वेल्स एंड ट्यूब वेल्स, देख लो कई किसानों के पास अपने खुद के वेल हैं, कुएं हैं, ट्यूबवेल हैं उनके खेतों पर, जिससे कि वो अपने प्रोड्यूस के लिए ज़बरदस्त सिंचाई कर सकते हैं। बट हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट दिस कुड
result in that it may lead to falling groundwater levels, adversely affecting water availability and food security for the people of the people। यानी जितना ज़्यादा आप कुएं से और ट्यूबवेल लगा करके बड़े किसान पानी का ओवर एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, उससे क्या होता है, उस क्षेत्र का जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो गिरता जाता है, क्योंकि ज़बरदस्त निकाल रहे हैं पानी, तो ग्राउंड वाटर टेबल गिरता जाता है। अब जब गिरता जाएगा तो उससे होगा ये कि उस इलाके में पीने का पानी को, है ना, पीने के पानी में की समस्या शुरू हो जाएगी। जो छोटे छोटे किसान होंगे जिनके यहाँ जो अगल बगल के कुओं से पानी लेकर के अपने खेतों की सिंचाई करते रहे होंगे, अब उनके कुएं सूख चुके होंगे, तो उनके कमाई पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा, तो फूड सिक्योरिटी भी खतरे में पड़ेगी, है ना। पोस्ट इंडिपेंडेंट India witnessed intensive industrialization and urbanization, creating vast opportunity for us। आज़ादी के बाद हमने देखा कि ज़बरदस्त उद्योगीकरण का मतलब इंडस्ट्रीज़ का लगना, ठीक है ना, फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज़ का लगना, और शहरीकरण यानी खूब शहर बनते गए, है ना। इससे हमारे लिए बहुत मौके सामने आए हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन की वजह से। टुडे लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेज आर एज commonplace as the industrial unit of many MNC मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। आप देखो शहरों में बहुत सारे इंडस्ट्रियल हाउसेज यानी इंडस्ट्री लगी है, फैक्ट्री उद्योग लगे हैं, या किसी मल्टीनेशनल कंपनी जो बाहर के देशों में है ना, उनके इंडस्ट्रियल यूनिट भारत में लगे हैं, है ना, तो वो शहरों में मौजूद होती हैं। द एवर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज हैज़ मेड matters worse by exerting pressure on existing फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। देखो जो ये नंबर बढ़ रहा है ना, इंक्रीज कर रहा है ना आपको इंडस्ट्रीज का, इससे क्या हो रहा है, दबाव आ रहा है फ्रेश वाटर रिसोर्सेज पर, क्योंकि इंडस्ट्री है, लगेंगी कहीं पे तो मोटे मोटे अपने पाइप अंडरग्राउंड डालेंगी ही, पानी का ज़बरदस्त एक्सेस करेंगी, उससे समस्याएं बढ़ेंगी, है ना, ग्राउंड वाटर टेबल गिरता जाएगा और उसका खामियाजा, उसका रिजल्ट पूरा का पूरा सिटी या एरिया को भुगतना पड़ेगा। इंडस्ट्री अपार्ट फ्रॉम बीइंग हेवी यूजर ऑफ वाटर ऑल्सो रिक्वायर पावर टू रन देम, है ना। मच ऑफ दिस एनर्जी कम फ्रॉम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, यानी इंडस्ट्री सिर्फ हेवी यूजर नहीं है वाटर की, बल्कि इन्हें पावर भी चाहिए, एनर्जी भी चाहिए, पावर भी चाहिए, ताकि अपनी इंडस्ट्री को रन कर सकें, है ना, बिजली चाहिए होता है। तो इसीलिए इनकी ज़्यादातर जो एनर्जी की ज़रूरतें हैं वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक यानी डैम्स, बांध बना करके हाइडल पावर से पूरी की जाती है। टुडे इन इंडिया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंट्रीब्यूट अप्रॉक्सीमेट, देखो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इंडिया में आज के टाइम में एनसीईआरटी का डेटा 22% टोटल इलेक्ट्रिसिटी, मतलब थर्मल पर भी अभी बहुत हद तक निर्भर है, कोयला जला करके थर्मल पावर से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, मात्र 22% ही हम हाइडल पावर से निकाल रहे हैं, ठीक है। चलो, मोर ओवर multiplying urban center with large and dense populations and urban lifestyle have not only added to water and energy requirement but have further aggravated the problem। देखो जो अर्बन सेंटर्स बढ़ते जा रहे हैं और डेंस पॉपुलेशन यानी जनसंख्या का घनत्व, डेंस पॉपुलेशन आपको और बढ़ते जा रही है, प्रति 1 किलोमीटर में जो जनसंख्या बढ़ते जा रही है, और अर्बन लाइफस्टाइल जो आपका शहरी जो जीवन शैली है उसकी वजह से पानी की और एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ते जा रहा है, और जो बढ़ते जा रहा है यही समस्या का जड़ है, क्योंकि इससे अब दबाव पड़ रहा है जो अवेलेबल वाटर है या एनर्जी और प्रोड्यूस करने के लिए। इफ़ यू लुक इनटू द हाउसिंग सोसाइटी और कॉलोनीज इन द सिटीज, यू वुड find that most of these have their own groundwater pumping device to meet their water needs। Not surprisingly, we find that fragile water resources are being overexploited and have caused their depletion यानी घटना in several of their cities। यानी आप जैसे देखोगे शहरों में हाउसिंग सोसाइटीज़ होती है, कॉलोनीज़ होती हैं, एक ही प्रमाइसिस के अंदर मार दुनिया भर के टावर, उसी में टेंपल है, उसी में खेलने के ग्राउंड है, उसी में, है ना, तो वो एक सोसाइटी टाइप की बनी होती है, कॉलोनी टाइप की बनी होती है, तो उनके अपने खुद के पंपिंग सेट होते हैं। अब उससे वो पानी इतना निकालते हैं कि इसकी वजह से ना वो मतलब वो भी एक अच्छा एक तो हाउसिंग सोसाइटी हो तो समझ भी आए, बड़े शहर में तो हजारों के तादाद में हाउसिंग सोसाइटी मौजूद है। अब वो सारे के पास अपना खुद का पंपिंग सेट है। अब जब निकालते हैं तो भैया पानी इतना दम निकाल लेते हैं बढ़िया से कि आसपास का तो छोटा मोटा घर का जो समरसिबल का जो पाइप जाता है वो तो सुखा ही जाता है ना। इससे ज़बरदस्त तौर पर आपको फ्रेश वाटर रिसोर्स जो है एक्सप्लॉइट हो रहा है और ये डिप्लीशन पर है, यानी घटने के वाली स्थिति में आ गई है कई शहरों में। आप दिल्ली में देख लो, लंबी लंबी कतारें लगी होती हैं आपको पानी के लिए,
बाहर घड़ा लगे रखे हुए, डब्बा रखे हुए हैं, लंबी लंबी कतारें हैं, टैंकर आ रहा है, पानी दे रहा है, उसमें भी दंगा हो रहा है। अरे भाई मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक सॉफ्ट ड्रिंक, 1 लीटर का सॉफ्ट ड्रिंक, जो मैं कोई कंपनी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन सॉफ्ट ड्रिंक जो होता है उसमें 1 लीटर का अगर उसको बनाना है तो प्रोसेस करने के लिए 20 लीटर पानी को वो लोग इस्तेमाल करते हैं। जरा सोचिए, 20 लीटर का पानी इस्तेमाल करके एक सॉफ्ट ड्रिंक बनाना, तो कितना पानी बर्बाद हुआ, और सोचो कि कितना क्वांटिटी में बोटल्स बनती हैं। चलो आगे चलते हैं। सो फार वी हैव फोकस्ड ऑन द क्वांटिटिव एक्सपेक्ट ऑफ वाटर स्कार्सिटी। अभी तक हम लोगों ने क्वांटिटिव, है ना, मतलब उसकी मात्रात्मक, पानी की कमी के मात्रात्मक पहलू को देखा। नाउ लेट अस कंसीडर अनदर सिचुएशन वेयर वाटर इज सफिशिएंटली अवेलेबल टू मीट द नीड ऑफ द पीपल बट द एरिया स्टिल सफर फ्रॉम द वाटर स्कार्सिटी। लेकिन अब कुछ ऐसी स्थिति को भी समझ लेते हैं जहां पानी बहुत प्रचुर मात्रा में मौजूद है, लेकिन यहाँ के लोग अभी भी पानी की किल्लत से इतना ज़्यादा वाटर स्कार्सिटी से परेशान हैं, है ना। कैसे? स्कार्सिटी में बी ड्यू टू द बैड क्वालिटी ऑफ वाटर। ऑब्वियस है कि पानी खराब है तो वहाँ पानी पीने योग्य नहीं है। लेटर देयर हैज़ बीन ए ग्रोन कंसर्न दैट इवन इफ देयर इज एम्पल वाटर टू मीट द नीड्स ऑफ द पीपल, मच ऑफ इट मे बी पॉल्यूटेड। देख लो, पानी पॉल्यूटेड है डोमेस्टिक कचड़ों की वजह से, या इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से, केमिकल वेस्ट की वजह से, पेस्टिसाइड की वजह से, या फर्टिलाइज़र जो एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होता है लेकिन ओवर इरिगेशन के चक्कर में वो फर्टिलाइज़र उतर के चल जाता है, लोकल आपका जो रिजर्वायर है पीने योग्य है नहीं, हैज़ार्डस है, डेंजरस है ह्यूमन यूज़ के लिए। समझ रहे हैं हम? इंडिया की जो रिवर है स्पेशली छोटी वाली, वो तो टॉक्सिक स्ट्रीम है, जहरीली स्ट्रीम्स है। आप उसका पानी मतलब मुंह में गया तो आप बीमार पड़ेंगे। और ऐसी बड़ी जो गंगा यमुना जैसी बड़ी नदी है वो भी बहुत ज़्यादा शुद्ध वाली स्थिति में नहीं है। इंडिया की जो ये रिवर्स उस पर असॉल्ट, अत्याचार किस वजह से है? पॉपुलेशन ग्रोथ, ज़बरदस्त जनसंख्या बढ़ाई, रात दिन मेहनत करिए पॉपुलेशन बढ़ाने में। एग्रीकल्चरल मॉडर्नाइजेशन, यानी एग्रीकल्चर के मॉडर्नाइजेशन के नाम पर जो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र जो भी इस्तेमाल करिए। शहरीकरण, तो शहरीकरण बढ़ेगा तो कचरा भी बढ़ेगा, तो वेस्ट कहाँ जाएगा? सारा पानी में जा रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिक कचड़े सब आ रहे हैं, इसकी वजह से ये डे बाय डे ये खतरा बढ़ते जा रहा है। ये पूरी तरह से थ्रेटेंड है हमारी सारी नदियाँ। चलो आगे चलते हैं। यू मे हैव ऑलरेडी, इधर देखिएगा, यू मे हैव ऑलरेडी रियलाइज्ड that the need of the hour is to conserve and manage the our water resource to safeguard ourselves for health hazard। देख रहे हैं, हमारे को ज़रूरत है, समय का मांग है कि वाटर रिसोर्स को कंजर्व करो, बचाओ, उसको मैनेज करो, कैसे उसका प्रॉपर इस्तेमाल होगा, है ना, ताकि हमारे को बचा सके, हमारे को, हम सभी का हेल्थ हैजार्ड यानी स्वास्थ्य की सुरक्षा हो सके, फूड सिक्योरिटी, ताकि उतना पानी मौजूद रहे कि जिससे कि हम अपने इरिगेशन में इस्तेमाल कर सके, ताकि फूड ग्रेन का क्रॉप प्रोडक्शन हो सके, और यहाँ तक कि हमारी जीविका भी चल सके। क्योंकि और प्रोडक्शन एक्टिविटी, है ना, जैसे कि जो मत्स्य पालन करते हैं या पानी पर जिनकी जीविका है ना, हर तरीके से जो भी हो, प्रोडक्शन एक्टिविटी ही क्यों नहीं, मत्स्य पालन भी समझ लीजिए, या उस पर जो बोट चलाने वाले हैं, कई तरह से है जो खेती के लिए ही निर्भर हो, तो हमारे नेचुरल इकोसिस्टम को डिग्रेड यानी उसकी क्वालिटी को गिराने से हम लोग बचा सकते हैं, है ना, उसे खराब होने से बचा सकते हैं। ओवर एक्सप्लॉयटेशन और मिसमैनेजमेंट वाटर रिसोर्स का, ये कहीं ना कहीं इस रिसोर्स को इम्पॉवरिश यानी खराब करेगा, और इससे इकोलॉजिकल क्राइसिस आएगा जो कि हमारे लाइफ को, हम सभी के लाइफों को ये पूरी तरह से प्रभावित करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चलिए, मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स और इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है? एकीकृत यानी यूनाइट। चलो, बट हाउ डू वी कंजर्व एंड मैनेज वाटर? आर्कियोलॉजिकली देखो हम लोग कैसे मैनेज करें या कैसे कंजर्व करें वाटर को। आर्कियोलॉजिकली अगर हम ऐतिहास पुरातात्विक जो खुदाई उदाई में मिला है, पुराने खंडहर में है, चाहे खुदाई में मिला हो, तो आर्कियोलॉजिकल और ऐतिहासिक रिकॉर्ड अगर दिखाते हैं कि हम लोग प्राचीन काल से ही हम लोगों ने बहुत ही मजबूती से हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जो कि डैम है ना, जो स्टोन रूबल यानी पत्थरों से, चट्टानों से, पत्थरों से बनाए गए हैं, आपको डैम लाइक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं रिजर्वायर या लेक्स पर, है ना, झीलों पर या वाटर बॉडी जो भी रिजर्वायर हो उन पर बनाए गए हैं। उनके तटों को एम्बैंकमेंट यानी तटों को पक्का किया गया है, और इसका इस्तेमाल सिंचाई के लिए किया गया है, नहर बना करके सिंचाई के लिए किया गया है। तो ऐसे हम लोग के यहाँ तमाम मिले हैं। आपको साउथ में जाइएगा तो चोल डायनेस्टी में भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आएगा तो आपको देखो श्री नगवा
श्रीनगवार नगवार पेरा, हाँ इलाहाबाद के पास है, यहाँ भी आपको देखने को मिलता है। चलो सरप्राइज नॉट सरप्राइजिंगली वी हैव कंटिन्यूड दिस ट्रेडिशन मॉडर्न डे में। आज हम लोग डैम्स बनाते हैं, इसी को ही बेस पर आज भारत में बड़े बड़े डैम्स बने हुए हैं। रिवर बेसिन्स पे देखते हैं तो रिवर का जितना भी इम्पैक्टेड एरिया, इम्पैक्ट वाला एरिया होता है रिवर में, जितना एरिया उसका ट्रिब्यूटरी है ना, ग्राउंड वाटर टेबल जो रिचार्ज करता है उसको बेसिन बोलते हैं, रिवर बेसिन है ना। जैसे आप जिसमें हाथ धोते हो ना बेसिन, तो उसमें क्या होता है कि पूरा आपको सारा पानी कलेक्ट हो करके एक पाइप से एक जगह जाता है, वैसे ही रिवर बेसिन होता है। तो आपको डैम्स आज हम देखते हैं। तो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर देखो, एंशियंट इंडिया में श्री नगवारपुरा आपको इलाहाबाद के पास है। वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि फ्लड कंट्रोल के लिए है ना रिवर गंगा पर चैनलिंग की गई थी। तो इसका भी एक उदाहरण है। एक बार इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। श्री नगवा, एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ना देखने के बाद समझ ज़्यादा आता है। वीरापुरा, ये देखिए, ये रहा आपका इलाहाबाद का। इलाहाबाद में श्री नगवार वीरापुरा आपका ये इलाका देखिए, ये बने हैं। आप इमेज शायद देख पा रहे होंगे, ये इमेजेस हैं। ये देखिए स्ट्रीम है गंगा, इसको किस तरह से इन लोगों ने बनाया है। तो हमारे प्राचीन लोग भी बहुत समझदार और वो असल मायनों में साइंटिस्ट थे। उस समय के लिए ये बहुत अच्छी जानकारी होती थी। देख रहे हैं, तो स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया गया है। देखिए पत्थरों का इस्तेमाल करके कितना खूबसूरती से बनाया गया है। चलिए वापस चलते हैं। हाँ, तो आपने देखा कि पहला इलाहाबाद के पास ऐसा चैनल बनाया गया। फिर देखो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में डैम्स बनाए गए, लेक बनाए गए, इरिगेशन सिस्टम तैयार की गई ताकि सिंचाई वगैरह हो सके, है ना, अच्छे खासा। इसी में इनके लिए एक लेक का नाम आता है सुदर्शन झील, है ना। चलो इसके बाद देखो सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन वर्क बहुत जगह आपको भारत में ऐतिहासिक काल में बनाए गए। जैसे कलिंग में उड़ीसा में है, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में, बेन्नूर कर्नाटक है, कोल्हापुर महाराष्ट्र में आपको देखने को मिल जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। चलिए हाँ, यहाँ पे देखिए 11वीं सेंचुरी में भोपाल लेक है जो बनाया गया है। आर्टिफिशियल लेक है भोपाल लेक, है ना। एक बार देख लिया जाए, देखने पर तो मज़ा ही आ जाता है। भोपाल, ये देखिए भोपाल लेक है, क्या खूबसूरत लेक है, घूमने का मज़ा ही अलग है। यहाँ पे ये शायद मेरा स्क्रीन आ जा रहा होगा तो आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको अलग से ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे शायद देख पा रहे होंगे आप, ये देखिए शायद दिख रहा होगा आपको। तो ये आर्टिफिशियल लेक है आपको भोपाल का, है ना, खूबसूरत लेक है, बहुत ही प्यारा। तो ये आर्टिफिशियल लेक है बेसिकली, तो मुझे बस यही दिखाना था, है ना। तो आगे चलते हैं, तो वापस इसमें आ जाते हैं। फिर आइए 14वीं सेंचुरी की बात करते हैं। तो आपको हौज खास दिल्ली में जो बनाया गया है वो इल्तुतमिश के द्वारा नहीं बनाया गया है, याद रखिएगा। ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया है ना। सिकंदर सानी के द्वारा बनवाया गया था, जो कि सीरी फोर्ट दिल्ली में ही है, उसको पानी की ज़रूरतों के लिए पूरा करने के लिए। आइए हम आपको दिखाते हैं इसको भी। इस पर हौज खास, देखो हौज खास वॉज बिल्ट बाई, देखो हौज खास, ये आपका, इसको हम विकिपीडिया पे देख लेते हैं। दिल्ली में आप जब जाइएगा ना तो एक मेट्रो का स्टेशन भी पड़ता है हौज खास, है ना। ये देखिए आपका, ये रहा हौज खास, देख रहे हैं, ये आपका हौज खास का हिस्सा है। देखो ये स्ट्रक्चर है, ये सीरी फोर्ट में ये पानी जो है ना वो सप्लाई होता है हौज खास में, हौज खास से। चलिए भाई बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा देख लिया हम लोगों ने इसको। अब जाते हैं पीछे, भाई पीछे हो जा भाई। हाँ ये गया, ये इसके बारे में कुछ डिटेल्स हैं जो कि दिया हुआ है। थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, आप लोग इसको पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। जो अलाउद्दीन खिलजी, तो एनसीईआरटी में एक गलत दिया हुआ है, इसको याद रखेंगे।
तो इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। देखो हौज खास है, इसको पॉज करके आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। किसने बनवाया, कैसे बनवाया, कौन था, क्या था, आप लोग इसको पढ़ सकते हो। चलो हम लोग वापस चलते हैं। और कुछ इसमें इम्पोर्टेंट आर्ट गैलरी हौज खास विलेज का, चलो ठीक है, वो और बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। वापस से इसको बंद करते हैं, आ जाते हैं पीछे, ठीक। तो हम लोगों ने देख लिया। चलो व्हाट आर डैम्स, देखो ये हीराकुंड डैम है, बहुत ही खूबसूरत। व्हाट आर डैम्स एंड हाउ डू दे हेल्प अस इन कंजर्विंग एंड मैनेजिंग वाटर। देखो डैम्स कैसे आपको मदद करते हैं आप पानी बचाने में और उसको प्रॉपर इस्तेमाल करने में। डैम्स वर ट्रेडिशनली बिल्ट टू इम्पाउंड रिवर्स एंड रेन वाटर दैट कुड बी यूज लेटर टू इरिगेट एग्रीकल्चरल फील्ड। देखो डैम पारंपरिक तौर पर डैम्स बनाने का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इम्पाउंड रिवर के जो पानी का एक हिस्सा वो डैम्स होल्ड करते हैं। ध्यान रखना, रिवर का पानी का एक हिस्सा आपको डैम होल्ड करते हैं, और इवन रेन वाटर भी डैम आपको उसका वाटर को होल्ड करते हैं, रेन वाटर को, ताकि इस पानी जो कलेक्टेड जो पानी होगा, वाटर होगा, इसका हम लेटर इस्तेमाल कर सकें इरिगेशन पर्पस के लिए, यानी सिंचाई के लिए, या हो सकता है कि बिजली उत्पादन के लिए। बेसिकली शुरुआत में तो पारंपरिक तौर पे इसको इरिगेशन के लिए ही शुरू किया गया था, ठीक है ना। तो रिवर के जो वाटर हैं, आप देखो यहाँ पर इम्पाउंड का मतलब देख लो, इम्पाउंड जब्त करना, यानी पानी का एक हिस्सा रखना, याद रखिएगा। तो ठीक है ना। तो शुरुआत में तो इरिगेशन का ही इनका पर्पस था, लेकिन टुडे डैम्स आर बिल्ड नॉट जस्ट फॉर इरिगेशन, सिर्फ इरिगेशन के लिए अब पानी का इस्तेमाल नहीं होता, डैम का इस्तेमाल नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी होता है, मतलब पावर जनरेशन के लिए भी होता है। फिर वाटर सप्लाई किया जाए डोमेस्टिक, यानी घरों में पानी सप्लाई के लिए। मैं रांची में जब था गया था एक बार, तो मैंने देखा था रांची शहर के लिए शायद पानी, वो लोग बरियातू डैम है, कई डैम है, वहाँ से पानी इनका आता था शहर के पानी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। इंडस्ट्रियल उद्योग में ज़रूरत पड़ता है तो वहाँ भी आपको पानी पहुँचाया जाता है। फ्लड कंट्रोल किया जाता है वो डैम्स बना के, जैसे टिहरी डैम मुझे याद है 2013 का, जब हिमालयन सुनामी आया था, तो उस दौरान टिहरी डैम ने नॉर्थ इंडिया को बहुत बड़े नुकसान होने से बचा लिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा आता। रिक्रिएशन यानी पुनर्रचना अगर किसी तरह का करना है ना, तो वहाँ पर किया जा सकता है, एक बनाया जा सकता है, कंस्ट्रक्शन वर्क वगैरह किया जा सकता है कंट्रोल करके वाटर को। इनलैंड नेविगेशन, एक जगह से दूसरे जगह आने जाने के लिए उस डैम्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर यहाँ पर मत्स्य पालन ज़बरदस्त होता है, डैम में ही आपको मछली पालन भी किया जाता है। चलो, हेंस डैम्स आर नाउ रेफर्ड टू एज द मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स वेयर द मेनी यूसेज ऑफ द इम्पाउंडेड वाटर आर इंटीग्रेटेड विथ वन अनदर। यानी जो अब डैम सिर्फ डैम भर का बात नहीं रह गया, इसके लिए बोला जाता है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, यानी उसमें एक से ज़्यादा पर्पस फुलफिल होता है ना। उस वो बहुत सारे योजनाओं को इंटीग्रेट करता है, एकीकृत करता है, एक करता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, सतलज ब्यास रिवर है, आपको रिवर बेसिन है, तो भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट जो वहाँ चलाया जा रहा है, उससे क्या हो रहा है, वो हाइडल पावर प्रोडक्शन भी करता है और इरिगेशन यानी सिंचाई, दोनों के लिए पर्पस के लिए पूरा करता है। देख रहे हैं ना। अच्छा, हीराकुंड इसी तरह हीराकुंड प्रोजेक्ट है महानदी बेसिन में, उड़ीसा में। ये इंटीग्रेट यानी एकीकृत करता है किस चीज़ को, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, पानी को भी बचाता है, फ्लड कंट्रोल करता है ना। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लॉन्च्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस विद देयर इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट अप्रोच। देखो, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट आज़ादी के बाद जो ये स्कीम लागू किया गया कि हम लोग को डैम से कई पर्पस को पूरा करना है, इसमें आपको इस मकसद से आपको इंडिपेंडेंस के बाद मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया कि हम लोग को रिसोर्स मैनेजमेंट करना है ना, हम लोग को बचाना है। और ये जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट डैम्स होंगे, ये एक गाड़ी की तरह होगा, व्हीकल की तरह होगा, जिस पर राष्ट्र डेवलपमेंट और प्रोग्रेस की तरफ चलेगा। और याद रखिएगा, कॉलोनियल पास्ट से जो ब्रिटिश राज के दौरान जो हम लोग हैंडीकैप हो गए थे, जो हमारी इकोनॉमिक वीकनेस आ गई थी, हमारे फाइनेंशियल वीकनेस आ गया था, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट उस तरह का नहीं था, अब शायद वो समय आ गया है कि हमें इन चीज़ों को बदलना है। चचा कहें, जवाहरलाल नेहरू चचा कहें कि प्रोक्लेम किए कि डैम्स क्या हैं,
टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, क्वेश्चन आता है यहाँ से, है ना। इसके पीछे उनके रीज़न ये था कि इससे इंटीग्रेट होगा, क्या इंटीग्रेट होगा, एग्रीकल्चर का विकास होगा, विलेज इकॉनमी सही होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन को और यानी उद्योग और लगेंगे भारत में, जिससे कि आपका अर्बन इकॉनमी यानी शहरों की इकोनॉमी और अच्छी होगी। डैम का यहाँ पे एक छोटा सा व्याख्या दिया हुआ है, ये आप लोग को पढ़ना है कि बैरियर है, क्रॉस फ्लोइंग वाटर, ऑब्स्ट्रक्ट करता है, डायरेक्ट करता है, रिटार्ड फ्लो, तो ये आप लोग पढ़ लेंगे, छोटा सा होमवर्क है। अच्छा, ये देखो एक भाड़ू सॉन्ग है दामोदर वैली रीजन में, जो बताता है कि आपको फ्लड जो दामोदर रिवर में आता है, जिसे बंगाल का सौरो भी बोलते हैं, जो शोक, बंगाल का शोक दामोदर को, तो उसके लिए ये एक कविता आपको डेडिकेटेड है। चलिए आगे चलते हैं। रिसेंट ईयर में मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स और लार्ज डैम हैव कम अंडर ग्रेट स्क्रूटनी एंड अपोजिशन फॉर ए वैरायटी ऑफ रीजंस, है ना। आपको जबरदस्त तौर पर विरोध और मतलब एक पुनः जांच करने का या उस पर एक बार विचार करने के लिए कई बार आपको देखा गया है कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हो या डैम हो, उसके विरोध भी आपको सुनने को मिलता है और उस पर पुनर्विचार करने को भी आपको सोचने को मिलता है। रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ द रिवर अफेक्ट द नेचुरल फ्लो कॉजिंग पुअर सेडिमेंटेशन। देखो, जब आप डैम बनाते हो और उसको रेगुलेट करते हो, तो रिवर्स के ऊपर आपने डैम बनाया, तो इससे क्या हुआ, जो फ्लो है उसको तो आपने अब चेक किया, यानी अब उसको स्लो डाउन करते हो, है ना। तो अब उसमें क्या होता है, जो सेडिमेंटेशन होता है यानी अवसादीकरण, यानी जो पार्टिकल्स बैठते हैं तलहटी में, वो क्या होता है, वो इफेक्ट होता है, वो फ्लो इफेक्ट होता है। क्योंकि पहले डैम नहीं था तो सेडिमेंट बह के जा रहा है ना। लेकिन अब चूंकि डैम बन गया तो अब क्या हो गया कि एक्सेसिव जो सेडिमेंटेशन है वो आप डैम के पहले तक रिजर्वायर में सेडिमेंट होते जाएंगे, यानी बॉटम में बैठते जाएंगे। अब जब कोई चीज़ बैठते जाएगा, वहाँ पे सेडिमेंट बैठते जाएगा, तो पानी का जो लेवल जो है वो और ऊपर आते जाएगा। वही कौआ डालते जा रहा है पत्थर, तो ये ऊपर आते जाएगा, तो ये क्या होगा, जो एम्बैंकमेंट्स हैं, जो तट है, वो क्या होगा, अब वो उससे पार जाएगा, है ना। ध्यान रखिएगा, अब वो जैसे जैसे सेडिमेंटेशन बढ़ेगा पानी और फैलता जाएगा, रिजल्टिंग इन द रॉकियर स्ट्रीम। हम लोग थोड़ा छोटा करते हैं, अगले पेज पे चलते हैं। रिजल्टिंग इन रॉकियर स्ट्रीम बेड्स एंड पुअर हैबिटेट्स फॉर द रिवर एक्वेटिक लाइफ। इससे क्या होगा कि जो आपका जो हैबिटेट है एक्वेटिक लाइफ का, वो पूरी तरह से आपका डिस्टर्ब होगी। हैबिटेट जो रहने की जगह जिन भी एक्वेटिक लाइफ का, वो पूरी तरह से डिस्टर्ब होगा। अच्छा, डैम ऑल्सो फ्रैगमेंट रिवर्स मेकिंग इट डिफिकल्ट टू एक्वेटिक फौना टू माइग्रेट। अच्छा, डैम बना देने से क्या होता है कि एक जो फौना एक्वेटिक फौना है ना, जैसे मछलियाँ वगैरह हैं, क्रोकोडाइल है, टॉर्टोइज है, उनका माइग्रेशन होता है एक स्थान से दूसरा स्थान, तो ये माइग्रेशन होना ज़रूरी होता है। लेकिन डैम बना देने से वो माइग्रेट नहीं कर पाते हैं, इससे उनके माइग्रेशन में दिक्कत आता है। स्पॉनिंग यानी वो जो अंडे देते हैं, बच्चे देते हैं, उसमें दिक्कत आती है। अब आप जैसे समझिएगा, जैसे फरक्का डैम है बंगाल में, फरक्का डैम बना देने से हिल्सा मछली है या कोई मछली है जो आप लोग बताइएगा, तो वो अब उस डैम से उस पार नहीं जा पाती है ना, जो कि पहले नहीं होने की वजह से उनका रेगुलर आना जाना था। तो आपको डैम के इस तरफ में तो अब हिल्सा मछली मिल जा रही है, लेकिन डैम के दूसरे तरफ में मछुआरों को बड़ी दिक्कत है ना। तो बात कई तो नदियों पर ही निर्भर करते हैं उनका लाइवलीहुड। अच्छा, the reservoir that are created on the flood plains also submerge the existing vegetation and soil leading to its decomposition over a period of time। अच्छा, वैसे रिजर्वायर्स जिस पर जो कि फ्लड प्लेन्स पर हैं, जो फ्लड प्लेन का मतलब प्लेन यानी मैदानी भाग, फ्लड यानी बाढ़, तो ऐसे मैदानी भाग जहाँ पे बाढ़ बहुत आते हैं, वहाँ पर रिजर्वायर्स हैं बनाए गए हैं, जो कि वहाँ पर मौजूद जो वेजिटेशन, जंगल वगैरह होंगे, पेड़ पौधे होंगे, उसको भी उसने डुबा दिया है, ठीक है ना, वो भी पानी के नीचे चले गए हैं। और जो वहाँ मिट्टी पाई जाती, सॉइल है, वो भी आपको डिकम्पोजिशन यानी उसके भी स्थिति, मतलब शीट इरोजन हो जाना, सोल्यूबल कंटेंट धुल के चले जाना, यानी सॉइल डिकम्पोजिशन की स्थिति में चल गया ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। लंबे समय में पानी के कांटेक्ट में आते आते वो भी खराब हो गया, ख़त्म हो गया, मतलब सॉइल भी उसका ये हो जाना, खराब हो जाना, है ना। इसका डिकम्पोजिशन का देखो,
डिकम्पोजिशन का मतलब समझिएगा, सड़न, आपको अपघटन, गलन, थॉ कॉस्टिकली, है ना, डिकम्पोजिशन ऑफ सॉइल, इसको पूरा लिख लेते हैं ताकि और बेहतर तरीके से समझा जाए। मिट्टी का अपघटन यानी मिट्टी का खराब होना, इसको इस तरह से समझ जाइए, है ना। तो आप देखोगे कि अच्छा, छोटा सा उदाहरण से समझाते हैं। जैसे उत्तराखंड में कई गांव थे जो डैम बनने से पहले वो गांव एग्जिस्टेंस में थे, वहाँ पर अच्छे खासा आबादी भी रहता था, लेकिन जब डैम्स बनाए गए तो उनको डिस्प्लेस किया गया वहाँ से। और डिस्प्लेस करने के बाद जब डैम का पानी, जब डैम के ऊपर का जो रिजर्वायर है, जब पानी कलेक्ट हुआ तो उसमें पता चला कि जो आसपास के गांव थे वो भी पानी के नीचे चले गए। तो होता है, अब पानी का तो कोई ऐसा फिक्स होता नहीं ना, है ना। चलो नेक्स्ट, मल्टी पावर प्रोजेक्ट पर्पस प्रोजेक्ट्स एंड लार्ज डैम्स हैव आल्सो बीन द कॉज ऑफ मेनी न्यू इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स लाइक नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी डैम आंदोलन एक्सेट्रा। देखो बहुत सारे आंदोलनों के लिए भी विवादित रहा है, जन्म लिया है, पर्यावरण से संबंधित जो आंदोलन है वो भी जन्म लेते हैं मल्टी पावर पर्पस प्रोजेक्ट और लार्ज डैम की वजह से। जैसे कुछ नाम तो यहीं पे दिया है, नर्मदा बचाओ आंदोलन या टिहरी डैम आंदोलन, यहाँ पे सुंदरलाल बहुगुणा वाला उत्तराखंड में है। नहीं, ये मेधा पाटकर, माफ कीजिए, मेधा पाटकर वाला नर्मदा बचाओ। अच्छा, रेजिस्टेंस टू दीज प्रोजेक्ट हैज प्राइमरली बीन ड्यू टू लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज। देखो विरोध क्यों हो रहा है ऐसे प्रोजेक्ट्स के विरुद्ध, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में जो वहाँ रहने वाले समुदाय थे उनको उनके स्थान से हटा दिया गया। Local people often had to give up their land, livelihood and their mere access and control over resources for the greater good of the nation। जो भी वहाँ के स्थानीय लोग थे उनको अपनी ज़मीनें छोड़नी पड़ी, जीविका छोड़नी पड़ी, अपने जो एक्सेस था आपको जो भी चीज़ों का मतलब कमाई से रिलेटेड या पानी से रिलेटेड या शहर उनके जो गांव थे उनसे रिलेटेड, वो एक्सेस उन्होंने छोड़ दिया। कंट्रोल रिसोर्सेज पे उन्होंने छोड़ दिया, वहाँ के जंगलों पर उनका कंट्रोल रहा होगा वो छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए कि देश का भला हो जाए, ग्रेटर गुड हो जाए। इफ़ द लोकल पीपल आर नॉट बेनिफिटिंग फ्रॉम सच प्रोजेक्ट देन हु इज़ बेनिफिट। अगर लोकल पीपल इस प्रोजेक्ट से बेनिफिट नहीं पा रहे हैं, लाभ नहीं पा रहे हैं, तो कौन है जो इसका लाभ ले रहे हैं? लैंड, बड़े बड़े लैंड ओनर्स हैं, लार्ज फार्मर हैं, इंडस्ट्रियल उद्योग वाले हैं, अर्बन सेंटर्स हैं, शहर में लोग हैं, शहर में जो संस्थाएं हैं या शहर ही खुद कह लीजिए, ये लोग खूब ज़बरदस्त आपको इसका लाभ उठा रहे हैं, है ना। लैंडलेस इन ए विलेज डज ही रियली गेन फ्रॉम सच ए प्रोजेक्ट। जो लैंडलेस है, जो इसके पास कोई भूमि नहीं, क्या वो वाकई से कोई मदद भी मिलेगा? नहीं। नर्मदा बचाओ आंदोलन या सेव नर्मदा मूवमेंट एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये इकट्ठा करते किन को? ट्राइबल पीपल को, आदिवासियों को, फार्मर को, पर्यावरणविद, इन्वायरमेंटलिस्ट को और मानवाधिकार वालों को, ताकि सरदार सरोवर डैम का विरोध कर सकें, क्योंकि ये से नर्मदा रिवर पर गुजरात में बनाया जा रहा था सरदार सरोवर डैम, है ना, उसके विरोध में। अच्छा, विरोध क्यों? देखो ये इनका मानना था कि इन्वायरमेंटल इश्यूज जो है इससे जुड़ा हुआ जो ये डैम बनेगा इसमें पर्यावरण से जुड़े हुए बहुत सारे मुद्दे हैं। जैसे जो ट्रीज़ हैं, है ना, वो सबमर्ज हो जाएंगी डैम वाटर में, क्योंकि जब रिजर्वायर जब फुल फ्लेज होगा तो पता चला आसपास के जो वेजिटेशन है वो पानी के नीचे ना चल जाए। इसीलिए कई इश्यूज पर बात करने के बाद इसे रीफोकस किया गया और एम किया गया कि गरीबों के लिए इसमें मतलब जो मदद किया जा सकता है, सिटीजन्स को जो भी हेल्प पहुंचाया जा सकता है ना, जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं उनको कैसे रिहैबिलिटेशन किया जाए, उनका पुनः कैसे स्थापित किया जाए प्रॉपर रिसोर्सेज के साथ उनको, ताकि जो परेशानियां हुए अब और आगे ज़्यादा परेशानी ना हो सरकार के द्वारा, है ना। तो उसमें चेंजेस किए गए। पीपल फेल्ट दैट देयर सफरिंग वुड नॉट बी इन वेन एक्सेप्टेड द ट्रॉमा ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यानी लोग ने देखा कि हमारा जो ये परेशानी है जो झेल रहे हैं ये ऐसे ही नहीं जाएगा। हम लोगों ने डर को स्वीकार किया, हम लोग जो डरे हैं, भयभीत हुए हैं, उसे स्वीकार करते हैं। डिस्प्लेसमेंट का जो डर है, यानी जो हम लोग को हमारे जगह से हटा दिया गया, वो हम लोगों ने उसका भय को स्वीकार किया। सरकार के प्रॉमिस पर हम लोगों ने विश्वास जतलाया कि जो इन्होंने वादा किया है
कि हमारे फील्ड्स इरिगेटेड हो जाएंगे, यानी सिंचाई के लिए हमें पानी मिलेगा हमारे फील्ड्स के लिए, और अच्छा खासा हार्वेस्ट होगा, प्लेंटीफुल हार्वेस्ट होगा, ज़बरदस्त प्रोडक्शन होगा। तो ये वादे को हमने स्वीकार किया है। ऐसा ही कुछ मिलता जुलता रिहंद बांध जो यूपी में है, उसके भी सर्वाइवर्स के तरफ से आया कि उन्होंने भी सफरिंग्स को एक्सेप्ट किया, उन्होंने भी जो झेला है उसको स्वीकार किया, बलिदान जो दिया वो सिर्फ अपने देश के लिए उन्होंने बलिदान दिया। लेकिन 30 साल, देखिए लिखा है 30 बिटर ईयर्स, यानी 30 साल के इस कड़वे अनुभव के बाद उन्होंने कहा प्रिकॉरियस, यानी घटा उनका, वो और ज़्यादा घट गया, उनका लाइवलीहुड, जीविका और ज़्यादा घट गई, और मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं हुआ उनके साथ। और ये यहाँ तक कि उन्होंने कहना शुरू किया, क्या हम ही लोग चुने हुए थे ताकि देश के लिए बलिदान करने के लिए? तो ये सब इशू है। सरदार सरोवर डैम है, नर्मदा रिवर गुजरात में बनाया गया है, लार्जेस्ट वाटर रिसोर्स है, प्रोजेक्ट है, आपको 4 राज्यों को बेनिफिट करता है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, है ना। सरदार सरोवर जो प्रोजेक्ट है वो आपको वाटर रिक्वायरमेंट की पूरी करती है, आपको सूखाग्रस्त इलाकों में और डेजर्ट एरिया में गुजरात के 9,490 गाँव को इसका सीधा फ़ायदा मिलता है, और 173 शहरों को गुजरात के इसको सीधा फ़ायदा मिलता है, राजस्थान के 124 गाँव इसे सीधा फ़ायदा लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इरिगेशन हैज़ ऑल्सो change the cropping pattern of many regions with farmers shifting to water intensive and commercial crop, यानी प्रॉपर इरिगेशन होने से, यानी सिंचाई के लिए भरपूर पानी होने से अब क्रॉपिंग पैटर्न बदल गया। अब किसान जो हैं, कई जगह के किसान जो हैं वो अब अपने फार्मिंग को शिफ्टिंग कर रहे हैं कि आपको अब वाटर इंटेंसिव, यानी जल आधारित जो भी आपको क्रॉप्स है जिसको लगाने से वो बचते थे वो अब लगा रहे हैं, जिससे कि उनको मोटा मुनाफा हो, और कमर्शियल क्रॉप यानी पैसे के लिए, मार्केट के लिए वो अब ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स को लगा सकते थे। This has great ecological consequences. This has great ecological consequences like salinization of the soil. At the same time, it has transformed the social landscape, increasing the social gap between the richer landowner and landless पुअर। देखो ज़्यादा ओवर इरिगेशन की वजह से, पंजाब वगैरह में ग्रीन रिवॉल्यूशन के दौरान आप पढ़े होंगे कि ओवर इरिगेशन की वजह से सॉल्ट का एक लेयर बन जाता है मिट्टी के ऊपर, जो सॉइल की फर्टिलिटी को डिस्टर्ब करता है। तो सैलिनाइजेशन हमको दिखाई देता है ज़्यादा। आपका ये इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस है, पर्यावरण में आपको जो आपके लिए चुनौती आ रहा है ना, जो आपको आप ही के ऊपर पड़ने वाला है, चुनौती, बुरा प्रभाव पड़ने वाला है ना। तो ओवर इरिगेशन की वजह से सॉइल एंड सैलिनाइजेशन दिखाई देता है, सॉल्ट का एक लेयर दिखाई देता है। फिर उसके बाद जो देखो हमारा समाज जरूर बदला है, हमारा सोशल लैंडस्केप जो है वो बदला है। पानी का ज़बरदस्त इस्तेमाल करने से जो सोशल गैप है वो और बड़ा होते गया। सोशल गैप, समाज में एक जो गैप जो मौजूद है वो और बड़ा हुआ है। रिच लैंड ओनर्स और जो लैंडलेस पुअर है उनके बीच में ये गैप बड़ा होता चला गया है पानी के इस्तेमाल पर भी। जैसे एज वी कैन सी, डैम्स डिड क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पीपल वांटिंग डिफरेंट यूजेस एंड बेनिफिट फ्रॉम द सेम वाटर रिसोर्सेज। जैसे कि डैम जो हैं वो विवाद का भी जड़ है, क्योंकि जो लोग चाहते हैं इससे मुनाफा कमाना, बेनिफिट कमाना उसी से, और उसके तरीके इस्तेमाल करने के तरीके, देखो पीपल वांटिंग डिफरेंट यूजेस, यानी लोग चाहते हैं उसका अलग तरीके से इस्तेमाल, किसका, पानी का, डैम के जो पानी है, और बेनिफिट लेना चाहते हैं उसी वाटर रिसोर्स का, मुनाफा अलग तरीके से कमाने में। तो ये जो इतना जो एक ग्रीड है उसकी वजह से डिस्प्यूट जन्म लेता है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए, गुजरात में साबरमती बेसिन के किसान वो एजिटेट यानी विद्रोह करने शुरू कर देते हैं, और ये ऑलमोस्ट राइट यानी दंगा फसाद की स्थिति पर आ गया है ना, ओवर द हायर प्रायोरिटी। क्यों? क्योंकि जो वाटर सप्लाई जो अर्बन एरियाज में किया जा रहा है, स्पेशली सूखे के टाइम में यानी हाई गर्मी, ज़बरदस्त गर्मी है और सूखा पड़ा हुआ, उस समय में अर्बन एरियाज में पानी क्यों आपको सप्लाई की जा रही है, गांव जबकि सूखे पड़े हैं। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट भी ज़बरदस्त है, कॉमन सामान्य तौर पे देखा गया है ना, कि कितना शेयर किया जाए कॉस्ट, मतलब कोई डैम वगैरह हो, है ना, तो किसका कॉस्ट होगा, कितना लाभ लिया जाए मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट का, तो उससे भी जुड़ा हुआ आपको हम लोगों ने देखा है कि ज़बरदस्त विवाद होता है। हम देखें कृष्ण गोदावरी डिस्प्यूट है, ऐसा ही एक है जिसमें ऑब्जेक्शन रेस किया गया है कर्नाटका और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके तहत
कि जो रिगार्डिंग द डाइवर्जन ऑफ मोर वाटर एट कोयना, यानी कोयना रिवर में और ज़्यादा पानी जो छोड़ा गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा अपने मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट को चलाने के लिए। इससे क्या हुआ है कि जो आपको डाउन स्ट्रीम फ्लो है, जो नीचे ढाल में जो बहती है जो नदियाँ नीचे इलाकों में, उसके फ्लो में कमी आया है ना। तो इसका उन स्टेट्स पे जो आपका आंध्र प्रदेश या कर्नाटका रीजन वाले हैं वहाँ पर इसका एडवर्स से कॉन्सिक्वेंसेस आया है, जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को थोड़ा सा इफेक्ट कर रहा है ना। तो मध्य महाराष्ट्र कोयना रिवर में ज़बरदस्त पानी छोड़ रहा है ताकि उसका मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो, और भी उनका पर्पस है जो उससे पूरी हो, लेकिन इसका इफेक्ट जो है कर्नाटका आंध्र प्रदेश पे देखने को मिल रहा है। तो इसकी वजह से वहाँ के एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री उससे दिक्कत में पड़ रही हैं, ठीक है, प्रभावित हो रही हैं। चलिए अगला पेज पे चलते हैं, इसको थोड़ा हम लोग छोटा कर ले। हाँ, नेक्स्ट आते हैं। तो ये रहा आपका एक मैप है, तो मैप में ये देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है, हर किसी के लिए ज़रूरी है, हर किसी के एग्ज़ाम में ये आता है कि मेजर रिवर देखो इंडस रिवर है, कैसे इंडस वाटर ट्रीटी है इंडिया और पाकिस्तान का, 20% इंडिया इस्तेमाल करेगा, 80% पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। देखो यहाँ पे ब्यास यहीं तक रुक गई है। पंजाब की 5 नदियों में से 82 हैं जो पाकिस्तान नहीं जाती हैं। फिर देखो यारलंग सांगपो है, ये आपको नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश से वो इंटर करती हैं, तो वहाँ पे दिहांग कहलाती हैं। फिर ब्रह्मपुत्रा ओनली मेल रिवर इन इंडिया, फिर बांग्लादेश में अलग नाम से जाना जाता है, गंगा को भी पद्मा मेघना इस तरह से करके अलग अलग नामों से जाना जाता है। रिवर्स के देखिए कई ट्रिब्यूटरी हैं, गोदावरी, पेन गंगा, वेन गंगा, है ना, ये सारा। तो लोकेशन क्या होगा वो आपको देख लेना है ना, और उस हिसाब से आपको मैप पर आपको लगाना है, तो इसे आप लोग देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, थोड़ा बड़ा कर दिया जाए। चलो, मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्शंस टू द प्रोजेक्ट अरोज ड्यू टू देयर फेलियर टू अचीव द पर्पस फॉर विच दे वेयर बिल्ट। देखो ज़्यादातर जो ऑब्जेक्शंस आए हैं इन प्रोजेक्ट को लेकर के वो इसलिए क्योंकि जो पर्पस के लिए बनाया गया था, जिस पर्पस के लिए, वो अचीव नहीं हो पाया है या फेल हो गया है उसे अचीव करने में। इस वजह से उसके होने पर ऑब्जेक्शंस किया गया। Ironically, the dams that were constructed to control floods have triggered floods due to sedimentation in the reservoir. देखो ये बड़े दुख की स्थिति है कि डैम जिसे बनाया गया था फ्लड कंट्रोल करने के लिए, खुद में इतना ज़्यादा सेडिमेंटेशन को, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि सेडिमेंटेशन उसका डैम जहाँ बने हो उससे पहले सेडिमेंट आके वहीं पे जमा हो रहा है, तो जो पानी है वो क्या हो रहा है, फैल रहा है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से जो डैम बनाया गया था फ्लड कंट्रोल करने के लिए, वही कारण बन रहा है अब फ्लड आने के लिए, ठीक है, सेडिमेंटेशन की वजह से। मोरओवर द बिग डैम्स हैव मोस्टली बीइंग अनसक्सेसफुल इन कंट्रोलिंग फ्लड्स एट द टाइम ऑफ एक्सेसिव रेनफॉल। जब बड़े बड़े डैम्स का हम लोग उदाहरण देख सकते हैं जो कि पूरी तरह से फेल हुई है फ्लड को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। जब ज़बरदस्त बारिश होती है तो ये डैम्स होल्ड नहीं कर पाते हैं, उतना कैपेसिटी ये होल्ड नहीं कर सकते हैं। यू मे हैव सीन और रेड हाउ द रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम डैम्स ड्यूरिंग heavy rains aggravated the flood situation in Maharashtra and Gujarat in 2006। जब बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो जाता है तो डैम्स के पानी को छोड़ना पड़ता है, नहीं तो डैम के ऊपर के हिस्से पानी से भर जाएंगे पूरे, और ये आसपास का इलाका पूरा डूब जाएगा। तो छोड़ना पड़ता है जब पानी, तो फिर निचले इलाकों में पूरा बाढ़ आ जाता है। ऐसा महाराष्ट्र और गुजरात के सेंस में आप 2006 में देख चुके हैं। चूँकि अब ये बुक तो पुरानी है, जो जिसके बुक में जिसके ईयर का डेटा दिया है उसको उसी समय का देखेंगे। The floods have not only devastated life and property but also caused extensive soil erosion। फ्लड सिर्फ लाइफ को ही ख़त्म नहीं करता है या प्रॉपर्टी को ही नुकसान नहीं पहुंचाता है, बल्कि सॉइल का जो इरोजन में शीट इरोजन, पूरा का पूरा मिट्टी का एक लेयर धुल के चला गया। Sedimentation also meant that the flood plains were deprived of silt in natural fertilizer, further adding on to the problem of land degradation। देखो सेडिमेंटेशन से जो फ्लड प्लेन्स पर, सेडिमेंटेशन ऑल्सो मेंट दैट द फ्लड प्लेन्स वर डिप्राइव्ड। देखो सेडिमेंटेशन से होता क्या है, इससे सिल्ट से वो बाहर हो जाता है। सिल्ट जो कि एक नेचुरल फर्टिलाइजर है, सॉइल के फर्टिलिटी को बढ़ाने वाला, वो पूरी तरह से आपको
हट जाता है या उसके ऊपर सिल्ट आके जमा हो जाता है, जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन यानी उसकी स्थिति में गिरावट आती है उसके फर्टिलिटी पर, है ना। इट वाज आल्सो ऑब्जर्व दैट द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। देखो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स की वजह से आपको अर्थक्वेक भी आता है। अब जैसे मान लो कि अब कहीं पे डैम बनाया गया है, ठीक है, अब वहाँ पर क्या है कि डैम बनाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा खुदाई हर जगह कर दिया गया, ठीक, या पानी बहुत ज़्यादा, जितना कैपेसिटी का पानी वहाँ पे इकट्ठा होना चाहिए उससे ज़्यादा वहाँ पानी कलेक्ट हो गया और नीचे हो सकता है कि धरती धंस जाए थोड़ा सा। कोयना रिवर महाराष्ट्र के साथ ऐसा हो चुका है, तो जब धंस जाएगा तो वो पानी नीचे जाएगा, उस इलाके को कंपन पैदा करेगा। तो कई बार मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट की वजह से आपको अर्थक्वेक इंड्यूस होता है ना। फिर वाटर बॉर्न डिजीज़ यानी आपको पानी से लाए गए जो बीमारियां हैं वो भी आपको डैम इकट्ठा कर लेती हैं, या पेस्ट है, पेस्टिसाइड वाला जो कीड़े मारने के लिए या जो दवाएं होते हैं वो केमिकल वगैरह। पॉल्यूशन रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सेसिव यूज़ ऑफ वाटर, है ना, पॉल्यूटिंग रिजल्टिंग, और पॉल्यूटिंग मतलब आपको प्रदूषित करते हैं जब आपको जिसमें आपको पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से। तो इसको एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। इट वाज आल्सो ऑब्जर्व दैट द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इंड्यूस अर्थक्वेक, कॉज्ड वाटरबॉर्न डिजीज एंड पेस्ट एंड पॉल्यूशन रिजल्टिंग। अच्छा, वाटरबॉर्न डिजीज़ की लाते हैं और पेस्ट और पॉल्यूशन भी ज़बरदस्त करते हैं। इससे आपको देखा जाता है कि एक्सेसिव पानी का पॉल्यूशन रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सेसिव यूज़ ऑफ वाटर, अच्छा, ज़्यादा पानी के इस्तेमाल करने की वजह से होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझे, 3 चीज़ है। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट अर्थक्वेक को इंड्यूस करता है, फिर वाटरबॉर्न डिजीज़ को लाता है ना, जो आपका ये है डैम्स वगैरह है, एंड पेस्ट और पॉल्यूशन रिजल्टिंग, पेस्ट और पॉल्यूशन भी ये करता है, इसकी वजह से आपका ज़्यादा पानी का इस्तेमाल जो होता है उसकी वजह से होता है। चलिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग देख लेते हैं एक बार। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? Many thought that given the disadvantages and rising resistance against the multi-purpose project, water harvesting system was a viable alternative, but socio-economically and environmentally, अच्छा, कई लोगों को लगता है कि जो डिसएडवांटेज है ना, या जो विरोध के स्वर उठ रहे हैं मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट के विरुद्ध, है ना, तो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एक अच्छा अल्टरनेटिव हो सकता है इन मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट के विरुद्ध में, ठीक है ना। पानी ही संचय करना है ना, तो हम लोग अलग अलग करके घरों में हम लोग वाटर मैनेजमेंट सिस्टम वगैरह कुछ इस तरह का क्रिएट करने का कोशिश करते हैं, लेकिन सोशियो इकोनॉमिकली और इन्वायरमेंटली फ्रेंडली होगा, और सोशियो इकोनॉमिकली आर्थिक और सामाजिक स्तर पर भी, सामाजिक आर्थिक स्तर पर भी वो अच्छा होगा, और पर्यावरण के लिए भी अच्छा होगा अगर हम वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हम लोग घर घर बना देते हैं या सामुदायिक तौर पे बना देते हैं। देखते हैं, इन एंशिएंट इंडिया along with the sophisticated hydraulic structure there existed an extraordinary tradition of water harvesting system। हम प्राचीन भारत से ही हम लोग देखते रहे हैं कि हमारे यहाँ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर मौजूद रहा है ना, और साथ में बहुत अच्छा पारंपरिक तौर पर हमारे यहाँ जल संरक्षण के लिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी रहा है। People had in depth knowledge of rainfall regimes and soil types and developed wide ranging technique to harvest rain water। लोगों को अच्छी गहरी जानकारी होती थी कि कब रेनफॉल होगा, रेनफॉल रेजिम्स यानी कब कब रेनफॉल होगा, यानी बारिश होगी, मिट्टी के प्रकार कैसे हैं, और उन लोगों ने रेन वाटर हार्वेस्ट के बहुत अच्छे टेक्निक को उन लोगों ने डिज़ाइन कर लिया था। समझ लीजिए प्राचीन काल की बात हो रही है ना। अच्छा, टेक्निक टू रेन वाटर हार्वेस्ट रेन वाटर। देखो, रेन वाटर हार्वेस्ट रेन वाटर, ग्राउंड वाटर, रिवर वाटर एंड फ्लड वाटर इन कीपिंग विद द लोकल इकोलॉजिकल कंडीशन एंड देयर वाटर नीड्स। देख रहे हैं, तो एक टेक्निक को भी डेवलप कर लिया था एंशिएंट इंडिया में लोगों ने, जिससे कि वो हार्वेस्ट कर पाते थे, बचा पाते थे, उसको सुरक्षित रख पाते थे। किसको किसको? रेन वाटर को, ग्राउंड वाटर को, रिवर वाटर को, इवन तो कि बाढ़ के भी पानी को भी, है ना, लोकल इकोलॉजिकल कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए अपने पानी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इतनी चीज़ों को वो हार्वेस्ट यानी सुरक्षित रख ले जाते थे। सोच लो कितना बड़ी बात है। इन हिल्स, पहाड़ों में देखते हैं,
या पर्वतीय या पहाड़ों क्षेत्रों में देखो, हिल एंड माउंटेनियस रीजन, पीपल बिल्ड डाइवर्शन चैनल लाइक द गुल्स और कुल्स, है ना। वेस्टर्न हिमालय में हम लोग को देखने को मिलता है, एग्रीकल्चर में इसका अच्छा इस्तेमाल करते हैं। अभी चेक भी करेंगे गुल्स और कुल्स क्या होता है, ठीक है। अच्छा, वेस्टर्न हिमालय, अच्छा, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कॉमनली प्रैक्टिस किया जाता है, जिससे पानी को स्टोर करके पीने योग्य जो पानी है उसको स्टोर किया जाता है राजस्थान क्षेत्र में, है ना। इन द फ्लड प्लेन्स ऑफ बंगाल पीपल डेवलप इन्यूडेशन चैनल, है ना। चैनल्स इस तरह का बनाया जाता है जिससे कि पानी को बचाया जा सके, चैनल टू इरिगेट देयर फील्ड, है ना। बंगाल रीजन में इन्यूडेशन चैनल बनाए जाते हैं जिससे कि वो अपने फील्ड को इरिगेट कर सके। देखो यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं, पहले तो ये एक एक करके देखते हैं, गुल्स क्या है और कुल्स क्या है, इसको देखो। आजा बाबू, हाँ, गुल्स वाटर, गुल्स एंड कुल्स वाटर हार्वेस्टिंग देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, हम लोग गुल्स हटा देते हैं, पहले कुल्स देख लेते हैं। देखो ये कुछ इस तरह का दिखता है, कुछ बड़ा करना पड़ेगा, यहाँ पर नहीं दिख रहा है, इमेज करते हैं एक, देखिए ये है आपको ट्रांस हिमालय, स्पीति, हिमाचल प्रदेश वगैरह रीजन में। देखो ये कुल है, ये देख रहे हैं इस तरह का आप लोगों ने एक वेल टाइप का बना रखा है, पॉन्ड, छोटा पॉन्ड टाइप का बना रखा है, ये इसको कुल इरिगेशन बोलते हैं, है ना। यहाँ से डाइवर्जन चैनल बने होते हैं जो कि आपको ग्लेशियर से पानी आ करके सीधा यहाँ आ जाएगा, कुल्स में आ जाएगा, फिर यहाँ से पानी आपको इरिगेशन के लिए ये लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आपने कुल देख लिया, ये है कुल्स। अब हम लोग वापस आते हैं और अब हम लोग देखते हैं, ये देखो कुल इरिगेशन का जो एक चैनल बना है वो देखो, ये बड़ा बढ़िया से इन लोगों ने एक चैनल निकाल रखा है। अरे ये तो वही वाला आ गया, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, हम लोग कुल्स देख लिए हैं, अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, गुल्स। कुल तो ये हो गया, अब हम लोग देखने वाले हैं तो देखो जी, कुल जो है वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, चैनल बनाने का एक तरीका होता है जो कि इरिगेशन के लिए इस्तेमाल होता है। ये स्पीति, यहाँ देखिए हिमाचल प्रदेश के स्पीति में आपको ये तरीका वहाँ के लोग इस्तेमाल करते हैं, और कुल्स जो है कश्मीर में आपको वाटर मैनेजमेंट सिस्टम होता है। बेसिकली चैनल बना करके आपको खेतों के लिए पानी इकट्ठा करके, और है ना, देखो टैंक बनते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक बनते हैं, और उससे चैनल निकलता है जो आपको खेतों में सिंचाई के काम आती है। चलिए आगे चलते हैं, ये कहाँ गया, हाँ, अच्छा अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो वेस्टर्न हिमालयाज़ में आपको देखने को मिला रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है, तो उससे पानी पीने, जो भी बारिश का पानी वगैरह है वो इकट्ठा होता है, जिसका इस्तेमाल लेटर आप इस्तेमाल करते हैं पीने योग्य पानी के लिए, है ना। बंगाल रीजन में आप इन्यूडेशन चैनल बनाते हैं, तो इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। इन्यूडेशन चैनल, देखिए इन्यूडेशन कैनाल, देखिए सननो इन्यूडेशन कैनाल सिस्टम देखो बंगाल रीजन में ये कंस्ट्रक्ट किया जाता है आपको। पेरिनियल रिवर क्या होता है, जो 12 महीना उसमें रिवर फ्लो मौजूद होता है, उसके एकदम पैरेलल ये बनाया जाता है। देख रहे हैं, कैनाल सिस्टम इज कंस्ट्रक्टेड अलॉन्ग द साइड ऑफ ए पेरिनियल रिवर एंड वर्क लाइक जस्ट एनी अदर कैनाल सिस्टम।
तो ये आपको जस्ट देख रहे हो अलॉन्ग द साइड ऑफ पेरिनियल रिवर के ही साइड में इसे बनाया जाता है, जो कि आपको बाढ़ आने पर वहाँ पर भी आपको, या हेवी रेनफॉल वगैरह होता है तो उसमें भी वो एरिया पानी में भर जाता है। तो बेसिकली इसका इमेज देखिए, आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। तो वही मैं देख रहा था कि देखिए आपको यहाँ पर एक बॉडी है। इन द फ्लड प्लेन्स ऑफ बंगाल पीपल डेवलप इनुडेशन चैनल, ठीक है। फ्लड वाटर इंटर्ड इन द फील्ड थ्रू द इनुडेशन कैनाल्स, द वाटर ब्रॉट इन रिच सिल्ट एंड फिश, द फिश फेड ऑन। हाँ, इसको देखिए, इनुडेशन कैनाल जो है वो डायरेक्टली पानी लेता है रिवर से। कैसे? दिस टाइप ऑफ कैनाल्स आर यूजली यूज्ड फॉर इरिगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है इनुडेशन कैनाल। ये पानी कैसे इनको मिलता है इनुडेशन कैनाल को? देखो, इट रिसीव वाटर ओनली व्हेन द रिवर्स आर फ्लडेड। जब रिवर्स में फ्लड आ जाता है ज़बरदस्त, तो उसके बगल में ये इनुडेशन कैनाल बनाए जाते हैं, तो इसमें भी ये पानी भर जाते हैं, है ना। दे कैंट प्रोवाइड वाटर थ्रू आउट द एरिया। ये जो इनुडेशन कैनाल है ये पूरे साल भर पानी नहीं दे सकते हैं फील्ड्स को, ये लेस यूज़फुल है इरिगेशन के लिए, है ना। आपको पेरिनियल कैनाल का तुलना में इनुडेशन कैनाल बहुत ही कम फ़ायदेमंद है। पेरिनियल कैनाल जिसमें सालों भर पानी बना रहेगा, ठीक है ना कहीं से कनेक्टेड रहता है रिवर से। लेकिन इनुडेशन कैनाल क्या है कि जब बाजू वाले नदी में बाढ़ आएगा तो वो उसमें भी पानी भर जाएगा, उस नहर में भी, तो उस नहर का पानी का इस्तेमाल इरिगेशन के लिए किया जा सकता है। लेकिन इनुडेशन कैनाल उतना फ़ायदेमंद नहीं है। लेकिन चलो जो भी हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के में अगर हम कहा जाए तो हम इसको देखते हैं कि किसी रिवर के बगल में, जैसे देखो ये रिवर है, उसके बगल में ये बनाया गया है छोटा सा इनुडेशन चैनल, तो भरेगा तो यहाँ से आपको खेती के लिए, जैसे देखो ये इनुडेशन चैनल बनाया गया है, इस वाली इमेज को देखिएगा, तो जब अगल बगल नदी रही होगी तो उसके ये पानी इसमें भर जाएगा, ठीक है। और इससे आप वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे छोटे गड्ढे बना दिए जाते हैं नदी के किनारे, तो ये इससे भी एक देखो बहुत फ़ायदा नहीं है, लेकिन कुछ तो है ही जिससे कि आपको पानी का अच्छा इस्तेमाल हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाँ, इन एरिड एंड सेमी एरिड, आइए थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। सूखाग्रस्त, सूखा और शुष्क, मतलब बहुत ज़्यादा सूखा नहीं, वैसे क्षेत्रों में एग्रीकल्चरल फील्ड वेर कन्वर्टेड इनटू रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर। तो जो आपको ऐसे जो जगह हैं जहाँ पे एरिड मौसम है, सूखा है या कम सूखा वाले रीजन हो गए, वहाँ पे जो एग्रीकल्चरल फील्ड है, बड़े बड़े जो आपको खेती योग्य जो ज़मीन है, उनको बदल दिया जाता है रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर में। यानी जो बारिश से जो पानी इकट्ठा होगा, है ना, उन जगहों पर इकट्ठा हो जाएगा, उसके लिए वहाँ पे स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं। अच्छा, दैट अलाउड द वाटर टू स्टैंड एंड मॉइस्टन द सॉइल, जो कि स्ट्रक्चर इस तरह के होगा जिससे कि पानी रह सके, मौजूद रह सके, और सॉइल का मॉइस्ट सॉइल बना रहे, है ना, सॉइल में नमी बनी रहे। जैसे कि खादिन्स जैसलमेर में और जोहाड़, आपको कुछ भाग है वहाँ राजस्थान में इसका इस्तेमाल होता है। तो खादिन्स को एक बार देख लेते हैं क्या है। खादिन्स एक बार देख लीजिए किस तरह का दिखता है। देखो ये कुछ खादिन का उदाहरण है, देख रहे हैं। जो खेत है बेसिकली उसी को ही छोड़ दिया गया है कि पानी जितना इकट्ठा हो जाए। आजा भैया आजा, ये देखिए ये मॉडर्न डे खादिन है, देख रहे हैं किस तरह से ये खेत ही है जिसमें पानी के लिए इसको छोड़ दिया गया है। इसका क्लियर पिक्चर थोड़ा आ जाए थोड़ा सा क्लियर पिक्चर तो हम आपको दिखाएं। और जैसे ये देखिए फील्ड, थोड़ा सा बड़ा इसका पिक्चर आ जाता है तो मज़ा आ जाता है। इमेज में जाते हैं, इमेज में जाके देखा जाता है। तो ये देखिए ये खादिन है, ये देखिए खादिन, इसे हम धोरा भी बोलते हैं, है ना। ये सरफेस रन ऑफ वाटर है एग्रीकल्चर के लिए, ये एग्रीकल्चरल लैंड है, इसी पानी इकट्ठा हुआ पड़ा है ना। तो इसे हम खादिन बोलते हैं, ध्यान रखना। हाँ, खादिन बोलते हैं। चलो सही है। देखिए जोहाड़ कैसा दिखता है,
जो राजस्थान के कुछ भागों में इसका इस्तेमाल होता है, मैं दिखा रहा हूँ। देखिए कुछ कुछ ऐसा दिखता है जोहाड़, क्रिसेंट शेप में है और पानी उसको स्टोर किया गया है। ये देखिए जोहाड़ है, 30 जोहाड़ इन करौली, ये इस तरह का देखिए उठा दिया गया है आपको, लंबा सा, मतलब इस तरह से बना दिया गया है। इसका एम्बैंकमेंट देखिए और इसमें पानी आपको बनाया गया है ना। तो ये बेसिकली जोहाड़ है, इस तरह का जोहाड़ दिखते हैं, ध्यान रखिएगा। इसको देख लीजिए एक बार तो और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। तो जोहाड़ क्रिसेंट शेप का होता है, अर्धचंद्राकार शेप का होता है ना। उसमें आपको पानी उसमें स्टोर किया जाता है और उसका इस्तेमाल आप लोग खेती के लिए करते हैं। तो हम लोगों ने देखा, जोहाड़ को भी देख लिया। यहाँ देखते हैं वापस, तो हम लोगों ने खादिन्स को देखा जो खेतों में पानी के लिए छोड़ दिया जाता है, और जोहाड़ इस तरह से बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, है ना। तो रिचार्ज थ्रू देखो हैंड पंप, बारिश हुई, छत को इस तरह से डिज़ाइन किया गया जिससे पाइप के थ्रू आपको पानी आया और आपको ग्राउंड वाटर टेबल है उसको रिचार्ज करने में मदद मिली, है ना। अभी इसी में आपने लगा दिया है चापाकल और इससे आप पानी पी रहे हो, ठीक है। तो ये आपको नेचुरली साफ़ पानी आपको मिलेगा। यहाँ भी देखिए थ्रू अबैंडन डगवेल, इस तरह से आप कुआं बना करके भी डाल सकते हो। तो ग्राउंड वाटर टेबल आपको नॉर्मली घरों में देखिएगा ऐसे व्यवस्था किए जाते हैं। चलो रूफ टॉप वाटर, रेन वाटर इज कलेक्टेड यूजिंग ए पीवीसी पाइप, फिल्टर हुआ सैंड और ब्रिक्स के थ्रू फिल्टर होता है ज़मीन में, है ना। फिर अंडरग्राउंड पाइप टेकन वाटर टू सम्प फॉर इमीडिएट यूसेज। तो इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा, ये आपका बताया है कि पानी किस तरह से ज़मीन में जाएगा, यहाँ पे साफ़ होगा, नेचुरल एक्वेफायर्स होते हैं, फिर उसके बाद आप उसे वापस पानी प्राप्त कर सकते हैं। चलो सब लोग देखिए कैसे पानी बचाने के लिए अगर आगे बढ़ जाएं तो दुनिया एक बहुत बेहतर जगह हो जाएगी रहने के लिए। इन द सेमी एरिड और एरिड रीजन, यानी हल्का शुष्क सूखाग्रस्त वाले इलाके और सूखाग्रस्त दम पूरी तरह से सूखाग्रस्त वाले जो रीजन हैं राजस्थान के, जैसे बीकानेर है, पालोड़ी है, बाड़मेर है, ऑलमोस्ट ऑल द हाउसेज ट्रेडिशनली हैज़ हैड अंडरग्राउंड टैंक्स और टंकास फॉर स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर। यानी लगभग हर घर जो क्या किया है उन्होंने कि अपने यहाँ टंका बनवा रखा है जिसमें कि पानी स्टोर होता है, मतलब जो बारिश वगैरह हुआ तो उससे पानी जो इकट्ठा होता है फिर उससे वो पानी का अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, ठीक है। फिर आइए, द टैंक्स कुड बी एज लार्ज एज ए बिग रूम। वन हाउस होल्ड इन फलोड़ी हैड ए टैंक दैट वाज 6.1 मीटर डीप। बाबा इतना बड़ा टैंक बनवा रखा है इन्होंने, 6.1 मीटर डीप का और 4.27 मीटर लॉन्ग एंड 2.44 मीटर वाइड। इतना लंबा चौड़ा डायमेंशन वाला तक भी आपको टैंक देखने को मिलता है। देखो पानी इतना इकट्ठा हुआ, इस पानी का वो लोग इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए साफ करके। द टंकास वेयर पार्ट ऑफ द well developed rooftop rainwater harvesting system and were built inside the main house or the courtyard। यानी देखो rooftop harvesting यानी छतों पर इस तरह से देखो ना, बगल वाला जो आपका जो इमेज है, ये देखिए, ये जो बगल वाला जो इमेज है कैसे रूफटॉप आपका हार्वेस्टिंग हो रहा है, पानी को किस तरह से बचाया जा रहा है ना। तो इस तरह से ये लोग पानी को संचय करके अपना टैंक में भेजते हैं। दे वर कनेक्टेड टू द स्लोपिंग रूफ ऑफ द हाउसेस थ्रू ए पाइप, यानी पाइप लगा करके स्लोपिंग रूफ के से होता हुआ वो डायरेक्ट करते हैं वाटर को, जो रेन वाटर है उसको डायरेक्ट करके पहुंचाते हैं जहां तक टंका तक पहुंचाते हैं। रेन फॉलिंग ऑन द रूफ टॉप वुड ट्रेवल डाउन द पाइप एंड वॉज स्टोर्ड इन दीज अंडरग्राउंड टंकास, यानी जमीन के नीचे जो टंकास होते हैं उसमें पानी पूरा इकट्ठा होकर आ जाता है। द फर्स्ट स्पेल ऑफ रेन वॉज यूजली नॉट कलेक्टेड एज दिस वुड क्लीन द रूफ्स एंड द पाइप। पहला जो बारिश होता है उसको नहीं इकट्ठा किया जाता है क्योंकि ये माना जाता है कि ये छतों को और पाइपों को साफ करेगा, इसका पानी पहला जो बारिश होती है। द रेन वाटर फ्रॉम द सब्सिक्वेंट शावर्स वॉज देन कलेक्टेड, उसके बाद जो रेन वाटर है उसको पूरी तरह से कलेक्ट किया जाता है। द रेन वाटर कैन बी स्टोर्ड इन द टंकास टिल द नेक्स्ट रेनफॉल, मेकिंग इट एन एक्सट्रीमली रिलायबल सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर when all other sources are dried up। जब बारिश हुई और बारिश होने के बाद जितना पानी इकट्ठा किया गया, ये पानी उतना भर पर्याप्त होता है कि नेक्स्ट बारिश जब होगी तब देखी जाएगी, तब तक के लिए पानी बहुत पर्याप्त है
कि ये आपको कभी भी जब सारी चीज़ें सुखा जाएंगी, बारिश अगली बारिश भी अच्छी नहीं हुई, तब तक ये आपको आपके पास मौजूद होगा पीने के लिए। इस तरह से टंका में जो संचय हुआ पड़ा जो पानी है वो आपके पास मौजूद होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। फिर आइए कुछ और जगह देखिए। देखो कुल, ये इसी को हम लोगों ने अभी दिखाया था। कुल है जो सर्कुलर विलेज टैंक है, हम लोगों ने काजा विलेज में देखा है ना, ये पाया जाता है कुल्स आपको स्पीति वैली वगैरह में। रेन वाटर हार्वेस्टिंग है पानी। अच्छा, पर्टिकुलर द सब रेन वाटर और पलार पानी। देखो पलार पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 1 वर्ड में। ठीक है, रेन वाटर या पलार पानी है जो कॉमनली रेफर टू इन दीज पार्ट्स इज कंसिडर्ड द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर। यानी रेन वाटर या पलार पानी जो है ये राजस्थान के ही हिस्सों में बोला जाता है कि प्योरेस्ट है, यानी शुद्ध प्राकृतिक पानी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। पलार पानी को हमें इकट्ठा करना है, यह शुद्ध होता है। मेनी हाउसेज कंस्ट्रक्टेड अंडरग्राउंड रूम्स एडजॉइनिंग द टंकास टू बीट द समर हीट एज इट वुड कीप द रूम कूल। कई ऐसे भी घर हैं जो अंडरग्राउंड, अब समझ लीजिए कि अंडरग्राउंड टंकास के बगल में एक सेपरेट रूम भी बना रखा है। चूँकि अब एक सेपरेट चेम्बर में तो पानी है, तो उस पानी के कांटेक्ट में रहने की वजह से पूरा ठंडा रहता है गर्मियों के दिन में, रूम को ठंडा करके रखता है। अंडरग्राउंड की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। चलिए, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ द मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस इन शिलोंग। देखो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है मेघालय, शिलोंग में भी। अब मेघालय में तो बारिश ही बारिश है, मेघ प्लस आल है, यानी ये तो अबॉर्ड ऑफ क्लाउड्स है, लेकिन तब भी यहाँ भी रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है। It is interesting because the Cherrapunji and Masinram situated at a distance of 55 किलोमीटर, है ना। चेरापूंजी और मासिनराम जो है वो 55 किलोमीटर का दूरी पर है। फ्रॉम शिलोंग रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड, है ना। शिलोंग आपको ज़बरदस्त बारिश अनुभव करता है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश शिलोंग ही में होती है। येट द स्टेट कैपिटल शिलोंग फेसेस अक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर, लेकिन पानी की किल्लत ज़बरदस्त आपको शिलोंग में है, ज़बरदस्त वाटर स्कार्सिटी है इतना बारिश होने के बावजूद भी। नियरली एवरी हाउस होल्ड इन द सिटी हैज़ ए रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर। शिलोंग में ही आपको हर घर के ऊपर आपको रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर जो पानी को कंट्रोल करके एक अपने पीने योग्य या अपने डोमेस्टिक यूज़ के लिए, है ना, लिया जाता है। नियरली 15 to 25% ऑफ द टोटल वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द हाउस होल्ड कम्स फ्रॉम द रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग। 15 से 25% तक जो आपका टोटल वाटर रिक्वायरमेंट है वो कहीं ना कहीं घरों के काम के लिए जो ज़रूरत है वो रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग से ही आता है। बाकी सरकार वगैरह जो भी हैं वो भी पानी सप्लाई करती हैं, लेकिन 25% तक तो इनका आपका ज़रूरत पूरा हो जाता है रूफ टॉप हार्वेस्टिंग से। चलिए आगे देखते हैं। टुडे इन वेस्टर्न राजस्थान सैडली द प्रैक्टिस ऑफ रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज ऑन द डिक्लाइन एज प्लेंटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल ड्यू टू द perennial Indira Gandhi canal, though some houses still maintain the tankas since they do not like the taste of the tap water। यानी आप देखिए वेस्टर्न राजस्थान में अब रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो परंपरा है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है, क्योंकि अब जो इंदिरा गांधी कैनाल जो बना दिया गया है बगल में, है ना, नहर जो बना दी गई है उसमें पानी भरा रहता है और सालों भर पानी उसमें मौजूद रहता है ना। लेकिन कुछ अभी भी बहुत कम ही ऐसे घर अब भी रह गए हैं जो कि टंका बनाने वाले कल्चर को अभी भी जारी रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अभी टैप वाटर, सरकारी नल का पानी पसंद नहीं है। फॉर्चुनेटली इन मेनी पार्ट ऑफ रूरल एंड अर्बन इंडिया रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज बीइंग सक्सेसफुली अडेप्टेड टू स्टोर एंड कंजर्व वाटर। अभी भी ग्रामीण समाज में और शहरों में भारत में अभी भी रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का परंपरा है, धीरे धीरे ही कम हो रहा है लेकिन अभी मौजूद है, जो कि पानी को स्टोर और उसे बचाने के लिए, सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए जिम्मेदार है। चलिए गेंडाथूर, इन गेंडाथूर ए रिमोट बैकवर्ड विलेज है मैसूर में, कर्नाटक में। विलेजर्स हैव इंस्टॉल्ड इन देयर हाउस होल्ड रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम टू मीट देयर वाटर डिमांड। देखो कर्नाटक के जो ये विलेजर्स हैं गेंदाथूर के, इन लोगों ने अपने घरों के छतों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को लगा लिया है ताकि उनकी पानी की ज़रूरतें पूरी हो सकें।
200 ऐसे हाउस होल्ड्स हैं जिन्होंने इंस्टॉल किया है इस सिस्टम को, और विलेजर्स ने इससे पैसे भी कमाए हैं। अर्न द रेयर डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग रिच इन रेन वाटर, यानी पैसे नहीं कमाए, माफ़ कीजिए, यानी विलेजर्स ने जो यहाँ पे 200 घरों ने ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को लगाया है अपनी पानी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, उन लोगों ने एक ताज कमाया है, एक नाम कमाया है कि ये गांव रिच इन रेन वाटर है। रेयर डिस्टिंक्शन है, मतलब ये उपाधि उनको मिला है कि ये रिच इन रेन वाटर है। क्यों? क्योंकि हर घर ने लगा रखा है। सी फिगर 3.6, देखो यही होना चाहिए 3.6। यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, रूफ टॉप हार्वेस्टिंग है कॉमन अक्रॉस द टाउन एंड विलेज। ये देख रहे हैं किस तरह से रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। यहाँ से पाइप लेकर के आए, ये आपको यहाँ पर इकट्ठा किया जाएगा, है ना। तो ये बेसिकली क्या है, आपको बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए। 3.6 for a better understanding of the rooftop rainwater harvesting system which is adapted here. Gendathur receive annual precipitation of 1000 millimeter। 1000 मिलीमीटर आपको मतलब साल भर बारिश जो होती है वो 1000 mm बारिश होती है गेंडाथूर में, इस गांव में। और एंड विथ 80% ऑफ कलेक्शन एफिशिएंसी, और इस बारिश का 80% तक को प्रभावी रूप से बचा लिया जाता है ना। एंड ऑफ अबाउट 10 फिलिंग्स एवरी हाउस कैन कलेक्ट एंड यूज अबाउट 50,000 लीटर्स ऑफ वाटर एनुअली, यानी भाई साहब 10 फिलिंग तक में ये बचा लेते हैं, 10 बार भर ले जाती है, इतना ये लोग पानी बचा लेते हैं। एंड ऑफ अबाउट 10 फिलिंग्स एवरी हाउस, मतलब हर घर कलेक्ट कर लेता है 50,000 लीटर ऑफ वाटर एनुअली, ये लोग बचा ले जाते हैं। समझ लीजिए कि इतना ज़्यादा कलेक्ट कर लेते हैं, मतलब इतना कि 10 गुना भर जाए इनका। मतलब देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये चीज़ कि इतना इन लोगों को चिंता है। फ्रॉम द 200 हाउसेस द नेट अमाउंट ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टेड एनुअली अमाउंट टू 1 लाख लीटर, यानी 200 घरों से एक जो अनुमानित नेट अमाउंट ऑफ रेन वाटर, जो अनुमानित रेन वाटर जो बचाया जाता है वो वार्षिक 1 लाख लीटर बचा लिया जाता है। कितनी बड़ी बात है, देख रहे हैं। अब यहाँ पे ये पूरा सिस्टम है, इसको प्लीज़ आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये इमेज के नीचे वाला। तमिलनाडु पहला स्टेट है इंडिया का जिसने रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कंपलसरी कर दिया है सारे घरों के लिए कि आपको इसको बनाना पड़ेगा। और जो डिफ़ॉल्टर्स हो गए, जो नहीं बनाते हैं, उनको लीगल प्रोविज़न है कि कानूनी कार्रवाई उन पर की जाती है, क्योंकि ये करना ही पड़ेगा, जो है अब उसी में ही सबको चलना है। ठीक है। बैम्बू ड्रिपिंग इरिगेशन सिस्टम, देखो बहुत इंटरेस्टिंग है। मेघालय में 200 साल पुरानी ये परंपरा है ना, कि जो स्ट्रीम है उसको टैप किया जाता है, मतलब उसको चैनलाइज करके कहीं और ले जाया जाता है, या स्प्रिंग वाटर है, कोई भी धारा वगैरह का पानी है, उसको बैम्बू पाइप के सहायता से टैप करके कहीं और ले जाया जाता है जहाँ पर उसको सिंचाई करना हो या पीने के लिए जहाँ भी ले जाना हो, बैम्बू होते हुए। इस प्रेवलेंट अबाउट 80-20 लीटर्स ऑफ वाटर इंटर्स द बैम्बू पाइप सिस्टम, है ना। 18 से 20 लीटर जो पानी है वो बैम्बू पाइप सिस्टम के तहत से आपको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। हंड्रेड्स ऑफ मीटर आपको ये जा सकता है। फाइनली रिड्यूसेस टू 20 to 80 ड्रॉप्स पर मिनट एट द साइट ऑफ द प्लांट, यानी 20 से 80 ड्रॉप पर मिनट, सोच लो, वो भी गति बहुत है, वो पानी का प्रयोग किया जा सकता है। तो प्लांट के सीधा जड़ पर ये 20 से 80 बूंद प्रति मिनट पानी टप 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 करके लगातार गिरता रहेगा, और पानी की वजह से नमी मौजूद रहेगी, पानी की ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। तो बैम्बू करते हुए ले जाया जाता है। देखो, तो बैम्बू पाइप्स आर यूज टू डाइवर्ट पेरिनियल स्प्रिंग्स, देख रहे हैं किस तरह से डाइवर्जन वगैरह के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। देखिए इमेज, ये देखिए अब ऊपर पानी ले जाया जा रहा है। पिक्चर 2 में देखिए किस तरह से, पिक्चर 2 कहाँ गया, ये देखो पिक्चर 2 है। पहला पिक्चर में बैम्बू पाइप आर यूज्ड डाइवर्टिंग पेरिनियल स्प्रिंग्स, देख रहे हैं बैम्बू पाइप है, यहाँ से पानी इसमें गिरा, फिर वो आगे की तरफ बढ़ेगा, हिल टॉप से नीचे आ रहा है। फिर पिक्चर 2 में देखिए चैनल सेक्शंस मेड ऑफ बैम्बू डाइवर्ट कर रहा है, प्लांट साइड की तरफ ये ले जा रहा है। तो ये सब एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिसके तहत आपको किया जाता है, मतलब पहुंचाया जाता है। ये भी पानी का सही यूसेज आपको होता है।
ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है। एक बार इसको भी देख लेते हैं। आपका बैम्बू ड्रिपिंग, down the bamboo, देखिए drop it कैसे down in some बैम्बू से होता हुआ, locations to cross across the other beds, देख रहे हैं and कैसे then continuing on to go out the holes that are drilled into the drip tubing. देखिए And इस you can तरह से, see it's just dripping down just like normal drip tube हाँ, box. And here we are with a drip irrigation system, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, 100% natural, won't have any plastic waste when we're कोई done with प्लास्टिक it. का While इस्तेमाल in नहीं, California, we use so much happier now, especially in these rainy है ना। तो आप देख रहे होंगे irrigation system, कि ये बेहतरीन 100% इरिगेशन natural, सिस्टम won't have है ना। तो ये आपने देखा है। तो इस तरह से ये चैप्टर जो है आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद कौन सा है, देखिए एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स हैं, और ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर। थैंक्स फॉर वाचिंग मेरा चैनल। आप लोगों ने बेयर किया, इतना देर मेरे साथ इतना समय दिया, आप लोगों ने पढ़ाई की, इसके लिए थैंक्स फॉर वाचिंग माय एडुसर्व युवान एडुसर्व चैनल। आप लोग को अब वापस से चलते हैं, आपको फाइनली फिर से कुछ, ये आपका वाटर रिसोर्स, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मैं फिर से कह रहा हूँ एनसीईआरटी के अलावा और कोई भी किताब मत पढ़िएगा, बहुत नुकसान होगा। समझने के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको फाइनली एनसीईआरटी का ही आंसर लिखना है। जो भी क्वेश्चन वहाँ से डेवलप होता हो, हालांकि मैंने पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, सब बहुत इजी वर्ड्स में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। आप कहीं भी हो भारत में, आप श्रीलंका में देख रहे हो, चाहे कश्मीर में देख रहे हो, चाहे बांग्लादेश में देख रहे हो, आपको आराम से समझ आ जाएगा मेरा लैंग्वेज, ठीक है। तो इसे पूरा देखें, जिनको ज़रूरत है ना, जिन भी भाई और बहनों को ज़रूरत हो उनको भी ये वीडियो दें, ताकि वो उनका चैप्टर कंप्लीट हो। जितना सहज तरीके से पढ़ेंगे उतना ही आसानी से आप अपने क्वेश्चंस को, अपने आंसर्स को लिख पाएंगे और इस चैप्टर को पूरा समझ पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। इस चैप्टर का पूरा कोड कंप्लीट है। देखिए, पढ़िए, दोबारा से इस वीडियो को देखिए, और पूरे के पूरे वीडियो को इत्मीनान से एपिसोड वाइज देखना हो या एक लगातार देखना हो, प्लीज़ उसको देख जाइए, धैर्य बरतिए। आप अगर पूरा देख ले जाता है, मेरा 100% आपको चैलेंज है, 100% आप स्कोर करेंगे, 100% सिक्योर करेंगे मार्क्स, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो भरोसा रखो खुद पर, आप बेस्ट हैं, आपको कोई नहीं हरा सकता, और दुनिया में कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो आपके ऊपर काबू कर सके। आप खुद के असल ड्राइवर है, अपने को हमेशा आगे रखिए। और हाँ, याद रखना कि आप हमेशा प्रोडक्टिव माइंड रखना, हमेशा साइंटिफिक माइंड रखना। किसी कौन क्या करता है, क्या सोचता है, किस तरह से करता है, वो सब आपको उसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपका कोर फोकस है कि हमको ये टॉपिक कंप्लीट करना है, उसके हर हिस्से को समझना है। तो समझिए और अपने आप को साबित करिए एग्ज़ाम में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, और मेरे चैनल को प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करिए, ठीक है। और थैंक यू सो मच आपने मेरे साथ इतना समय देने के लिए। अगले नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए भारत माता की जय, जय हिंद सभी को, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे जल्द ही।